पुस्तक 42 अध्याय 1 हॉकफेंग 61। ये सफेद वस्त्रधारी दावलॉर्ड आखिर है कौन? हमें उसे मारने के लिए अपना सब कुछ क्यों कुर्बान करना चाहिए? 61 के नीचे के कई हेगेमॉन्स में से एक, जो सिथे का वंशज था, ये सवाल पूछे बिना नहीं रह सका। आज तक सिथे वंशजों को ये पता नहीं था कि एक दावलॉर्ड जिसने अनंत ओमेगा दाव में महारत हासिल कर ली है, सिथे के लिए वास्तव में क्या दर्शाता है। सच तो ये है कि सिथे ने भी अपने वंशजों को ज्यादा कुछ बताने की हिम्मत नहीं की। अंततः उनके वंशज इसी अराजकता लोक के मूल निवासी थे और यहीं पले बड़े थे। सच कहूं तो उनके लिए एक ही रास्ते पर साथ साथ चलना असंभव था, इसलिए उन्हें जानबूझकर कई बातों से अनजान रखा गया। नतीजतन अब उन्हें लगने लगा था कि यह पूरी तरह से समझ से परे है और इसके लिए अपनी जान गंवाना उचित नहीं है। ठीक है, एक सल्ट, हमने सोचा था कि उसे मारना बहुत आसान होगा, लेकिन परगेटरी को एपोकेलिप्स क्लास के 2 खजाने देने के बाद भी वह हार गया। ये दावलॉर्ड बहुत शक्तिशाली है। 3 एल्डर हॉल के अलावा हमारे पास पहले से भेजे गए खजानों से बेहतर कोई खजाना नहीं है, लेकिन तीनों एल्डर हॉल स्थिर हैं। अगर हम उस पर तुरंत हमला करना चाहें तो हम बहुत नुकसान में रहेंगे। हम में से कई लोग शायद मर जाएंगे। हम उसे बस पाताल लोक में निर्वासित रख सकते हैं और उसकी सच्ची आत्मा के नष्ट होने का इंतजार कर सकते हैं। वह तो मरेगा ही, है ना? हमें इतनी बड़ी कीमत क्यों चुकानी पड़ रही है? हमें उसके साथ मौत तक क्यों लड़ना है? क्या इतनी बड़ी कीमत वाकई इसके लायक है? सिथे वंशजों ने एक एक करके अपने तर्क दिए। असली सिथे चुप रहे। वे इसके पीछे की बारीकियां जानते थे, लेकिन उन्हें उजागर करने की हिम्मत नहीं हुई। उन्हें बहुत पहले ही आदेश दिया गया था कि वे अपने और अपने वंशजों के बीच संपर्क कम रखें, इस डर से कि कहीं उनके वंशज सच्चाई न जान लें और उनका विश्वास न डगमगा जाए। क्या यह इसके लायक है? नीले बालों वाले युवक एक्सल्फ बोवेनिया ने अपने सिंहासन पर से एक हल्की आह भरी। हाँ, मुझे भी लगता है कि यह इसके लायक नहीं है। एक्सल्फ बोवेनिया ने नीचे देखा। लेकिन मैं तुम्हें वह सब कुछ बता चुका हूँ जो मैं कह सकता था। जो बातें मैंने अनकही छोड़ी हैं, वो इसलिए क्योंकि मुझे ऐसा करने की इजाजत नहीं है। अगर मैंने तुम्हें सच बताया तो मैं दक्षिणी कानूनों का उल्लंघन करूंगा और मेरी सच्ची आत्मा नष्ट हो जाएगी। तुम्हें बस इतना ही जानना है। हमारा आयाम भले ही बड़ा लगे, लेकिन हम सिथे जाति और साम्राज्य के एक छोटे से हिस्से से ज्यादा कुछ नहीं है। ये सिथे क्षेत्र के एक छोटे से हिस्से से ज्यादा कुछ नहीं है। एक्सल्फ बोवेनिया ने अपनी उंगली हिलाई, जिससे हवा में सफेद वस्त्र पहने दावलॉर्ड की एक छवि उभर आई। जहाँ तक उसकी बात है, वह पूरी सिथे सभ्यता के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। हमें उसे नष्ट करना होगा और फिर उसकी असली आत्मा को पकड़ना होगा। ये हमारी जाति के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। अपने पूरे छिपे हुए आयाम का बलिदान देना सार्थक होगा। हाँ, अगर बलिदान बड़ा भी होता तो भी वह सार्थक होता। नीचे सब लोग चुप हो गए। सिथे वंशज भी जानते थे कि वे विशाल सिथे साम्राज्य के एक छोटे से हिस्से से ज्यादा कुछ नहीं थे। अगर हम अपने आदेशों के विरुद्ध गए तो हमारे पूरे आयाम को दंडित और नष्ट कर दिया जाएगा। हम सभी, जिनमें मैं भी शामिल हूँ, मौत के घाट उतार दिए जाएंगे। एक्सल्फ बोवेनिया की आवाज बर्फ की तरह ठंडी थी और उसके नीचे के सभी हेगेमन्स को एक अदृश्य उत्पीड़न का एहसास हुआ। अगर उन्होंने कोई रास्ता निकालने की कोशिश की तो उनका एकमात्र परिणाम मौत होगी। कोई रास्ता नहीं है, हमें उसे मारना ही होगा। अगर हम उसे मार देंगे तो हम सबको भारी इनाम मिलेगा। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हम सब मर जाएंगे। अगर तुम्हें किसी को दोष देना ही है तो उस दावलॉर्ड को दोष दो जो हमारे घर आया था, एक्सल्फ बोवेनिया ने कहा। अब मेरे आदेश का पालन करो। किसी भी हेगेमॉन ने आगे कोई शिकायत नहीं की। सच्चे सिथे जानते थे कि इससे बचने का कोई रास्ता नहीं है, जबकि सिथे की सभी संतानें जानती थीं कि पीछे हटने का मतलब मौत है। जॉन बैक, एक्सल्फ बोवेनिया ने पुकारा। घुंघराले बालों वाला एक बेहद हृष्टपुष्ट, 4 भुजाओं वाला, 3 मीटर लंबा आदमी हेगेमन्स की भीड़ के सामने खड़ा था। वह आगे बढ़ा और आदरपूर्वक बोला, एक्सल्फ, जॉन बैक, अब युद्ध का समय आ गया है। हम उस दावलॉर्ड के खिलाफ इस लड़ाई में अपना सब कुछ झोंक रहे हैं। आपको एल्डर हॉल को नियंत्रित करने का पुराना अनुभव है, इसलिए आज से आप आइसलैंड एल्डर हॉल के नियंत्रक होंगे। समझ गया। जॉन बैक एक सच्चा सिथे था और शक्ति में एक्सल्फ के बाद दूसरे नंबर पर था। उसका दाव हृदयपूर्ण था और सिथे लोगों में उसका बहुत सम्मान था। हॉकफेंग, एक्सल्फ बोवेनिया की नजर एक और आदमी पर पड़ी। तुरंत पूरे हॉल में हलचल मच गई। कुछ सच्चे सिथे ने भौहें सिकोड़ लीं, जबकि कुछ बिल्कुल शांत रहे। हालांकि सिथे की ज्यादातर संतानें उत्साहित हो गईं। हॉकफेंग सिथे वंशजों में एक नेता था और बेहद शक्तिशाली था। उत्साह। हॉकफेंग ने आदरपूर्वक सिर झुकाया। उसका चेहरा शांत था और उसने लंबे काले वस्त्र पहने हुए थे। उसकी आंखों में मानो अंतरिक्ष और समय का एक अनंत ब्रह्मांड समाया हुआ था। एक्सल्फ बोवेनिया ने जब ये देखा तो वह मन ही मन आहें भरने से खुद को नहीं रोक पाया। हॉकफेंग उसका वंशज था जिसका वह बहुत सम्मान करता था और एक दोस्त का बेटा था। वह बेहद प्रतिभाशाली था और बहुत कम समय में ही हेजेमनी तक पहुंच गया था। भविष्य में उसके एक ऑटोक बनने की पूरी संभावना थी। सिथे के सर्वोच्च नेता भी हॉकफेंग पर बहुत ध्यान देते थे। अफसोस, डॉन युद्ध के दौरान हॉकफेंग के पिता एक और एक्सल्फ युद्ध में मारे गए। तब से हॉकफेंग कई विचारों और चिंताओं से भर गया, जिसके परिणामस्वरूप वह अपनी साधना पथ पर आगे नहीं बढ़ सका। पूरी सिथे जाति ने इस क्षति पर शोक व्यक्त किया। ये याद रखना जरूरी है कि अगर सिथे वंशज स्थानीय लोगों द्वारा ऑटोक कहे जाने वाले लोग बन गए तो इस अराजकतावादी दुनिया के मूल निवासी होने के नाते उन्हें स्थानीय दाव की सत्ता पर पूरा नियंत्रण मिल जाएगा। सिथे की ओर से एक अतिरिक्त
ऑटोक उनके लिए बहुत मददगार साबित होगा। जैसा कि सिथे के सर्वोच्च नेता ने एक बार कहा था, हॉकफेंग ने अभी तक पर्याप्त अनुभव नहीं किया है। वह जिस एकमात्र स्थान पर रहा है वह छोटा सा आयाम। अपने पिता की मृत्यु ने उसके हृदय को उथल पुथल से भर दिया है। वह अपने दाव हृदय को पूर्ण नहीं कर पा रहा है और अब उसके पास निरंकुशता तक पहुंचने का कोई अवसर नहीं है। अगर वह ब्रह्मांड में विचरण करते हुए और अधिक समय बिता पाता तो उसके पिता की मृत्यु उसके मानस पर इतना घातक प्रहार न करती। अब जबकि उसके हृदय पर एक छाया पड़ गई है, उसके लिए अपने दाव हृदय को पूर्ण करना बहुत कठिन होगा। वह एक बहुत ही होनहार व्यक्ति था, लेकिन अब उसकी नियति साधारण होने की थी। फिर भी इस आयाम में हॉकफेंग सिथे वंश का सबसे प्रतिभाशाली सदस्य बना रहा और उसने कुल 6 दास में हेजेमनी हासिल की थी। अब से हॉकफेंग तुम उसी एल्डर हॉल के नियंत्रण में रहोगे जिस पर तुम्हारे पिता का नियंत्रण था। फ्लेमलैंड एल्डर हॉल, एक्सल्ट बोवेनिया ने कहा। तुम्हारे पिता ने सिथे की खातिर युद्ध में एक शानदार मौत मारी। मुझे उम्मीद है कि तुम भी अपने पिता की तरह निडर साबित होगे और सिथे के लिए इस डाउलॉर्ड का नाश कर दोगे। समझ गया। हॉकफेंग पूरी तरह भावशून्य रहा और उसने आदरपूर्वक सिर झुकाया। जॉन बेक, हॉकफेंग, तुम दोनों को तुरंत अपने अपने एल्डर हॉल में जाकर उन पर नियंत्रण कर लेना चाहिए। ऐसा करने के बाद हम तीनों इस डाउलॉर्ड से निपटने की रणनीति तय करेंगे। एक्सल्ट बोवेनिया ने निर्देश दिया। बाकी हेगेमन्स के लिए अपनी तैनाती के आदेशों का इंतजार करो। समझ गया। हेगेमन्स और सम्राटों की भीड़ ने आदेश को स्वीकार कर लिया। तीनों एल्डर हॉल सफेद रोशनी से जगमगा रहे थे। उनमें से एक बाकी 2 हॉलों से ज्यादा चमक रहा था, जो थोड़े मंद थे। आखिरकार वे कई सालों से अछूते पड़े थे। वे बस ऑटो मोड पर काम कर रहे थे। फुफकार। काले वस्त्र पहने हॉकफेंग अचानक हवा में उड़ता हुआ उस ऊंचे 12 मंजिला टावर की ओर बढ़ा, जिससे एक झुलसाने वाली आभा निकल रही थी। जब वह उसके सामने पहुंचा तो उसने अपना सिर उठाया और ऊपर की ओर देखा। उसकी आंखों में एक खोई हुई सी नजर थी। पिताजी, हॉकफेंग धीरे से बुदबुदाया। उसे आज भी साफ याद है कि बचपन में उसके पिता उसे यहाँ लाए थे। यह उसके पिता का डाउगार्ड टावर था और वे यहाँ साथ साथ खेला करते थे। उस समय जिंदगी वाकई बेफिक्र थी और वह इतना प्रतिभाशाली था कि उसने जो भी कोशिश की उसमें उसे सफलता मिली। उसके पिता ने उसे संयमित करने के लिए कुछ रुकावटें भी दीं, लेकिन इनसे उसकी गति जरा भी धीमी नहीं हुई। वह अविश्वसनीय गति से डाउमच तक पहुंचा, फिर उसे पूरा किया और हेगेमनी पहुंच गया। बहुत समय हो गया, पर मैं फिर आ गया हूँ। हॉकफेंग ने मीनार को छूने के लिए हाथ बढ़ाया। उसे अब भी वह लड़ाई साफ साफ याद थी। डॉन युद्ध के दौरान उनके अवतार ने उनके पिता के साथ उनके विशाल अभियान में भाग लिया था। युद्ध के अंत में वे गंभीर संकट में पड़ गए थे। उनके पिता ने स्वयं उनके अवतार को नष्ट कर दिया था, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि उनका अवतार उनके साधक शत्रुओं के हाथों में पड़े। अगर ऑटोक उनके अवतार को पकड़ लेते तो वे कर्म का उपयोग करके उनके वास्तविक शरीर का भी वध कर सकते थे। इसके विपरीत जब उनके पिता ने उनके अवतार को मार डाला तो इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। हेगेमॉन्स के लिए अवतारों का कोई खास महत्व नहीं था, क्योंकि वे उन्हें नष्ट करने के बाद आसानी से उनका पुनर्निर्माण कर सकते थे। अंततः उस युद्ध में उनके पिता की मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु ऑटोक बोलिन नामक एक किसान के हाथों हुई थी। साधक। हॉकफेंग ने मन ही मन सोचा, मैं सिथे हूँ या साधक? हॉकफेंग ने सिर हिलाया। तो फिर चलो लड़ते हैं। अगर तुम मेरे जैसे किसी को भी नहीं रोक सकते तो तुम मरने के लायक हो। अगर मैं सचमुच साधक हूँ भी तो भी पिताजी की याद में उनमें से कुछ को मारना कोई बड़ी बात नहीं है। वह मीनार में कदम रखा। युवा स्वामी, एक काला गोलेम तुरंत ही विशाल टावर की पहली मंजिल पर प्रकट हुआ और उसने आदरपूर्वक सिर झुकाया। मुझे पहले ही पूरे डाउगार्ड टावर को आपको सौंपने का आदेश मिल चुका है। हम। हॉकफेंग ने सिर हिलाया। उसने तुरंत पूरे एल्डर हॉल पर कब्जा कर लिया और हॉल में मौजूद विभिन्न चालों और जालों के आधार पर सफेद वस्त्रधारी डाउलॉर्ड से निपटने की योजनाएं बनाने लगा। पुस्तक 42, अध्याय 2, ब्रह्म तलवार दाव। हॉकफेंग और जॉन बेक ने जल्दी से अपने अपने एल्डर हॉल से खुद को परिचित कर लिया। ऐसा करने के बाद वे एक्सल्ट बोवेनिया से फिर मिलने गए। तीनों एक शांत साइड हॉल में मिले और अपनी युद्ध योजनाओं पर चर्चा करने लगे। उत्साह, ये सभी औजार मेरे आइसलैंड एल्डर हॉल के पास हैं। जॉन बेक ने अपना हाथ हिलाया, जिससे एक स्क्रॉल प्रकट हुआ। ये स्क्रॉल घनी लिखावट से भरा था, जिसमें आइसलैंड हॉल की विभिन्न आक्रामक तकनीकों का विवरण था। ये सभी हमले हैं जो फ्लेमलैंड एल्डर हॉल इस्तेमाल कर सकता है। हॉकफेंग ने एक स्क्रॉल भी निकाला जिसमें उसके हॉल की क्षमताओं का पूरा रिकॉर्ड दर्ज था। एक्सल्ट बोवेनिया ने दोनों स्क्रॉलों का ध्यानपूर्वक निरीक्षण किया। मेरे पुराने दोस्तों ने अपने डाउगार्ड टावरों में निश्चित रूप से ढेर सारे प्रति उपाय रखे होंगे। एक्सल्ट बोवेनिया हंसा। इस डाउलॉर्ड से निपटने की मेरी योजनाएं सरल हैं। आइए हम उससे खुलकर लड़ें और अपने तीनों डाउगार्ड टावरों पर अपनी अपार शक्ति का इस्तेमाल करके उसे सीधे मार गिराएं। उससे सीधे लड़कर उसे मार डालें। कैसे? जॉन बेक ने पूछा, जबकि हॉकफेंग बिना कुछ कहे बस सुनता रहा। बस, हमारे 3 डाउगार्ड टावर्स हमारे पास उपलब्ध सभी लंबी दूरी के हमलों का इस्तेमाल करेंगे, साथ ही उन खजानों का भी जो उसके लिए खतरा बनने के लिए काफी मजबूत हैं। जैसे ही हम ऐसा करेंगे, बाकी सभी उस पर टूट पड़ेंगे और हम उसे पवित्र पर्वतों की तलहटी में ही मिटा देंगे। एक्सल्ट बोवेनिया ने कहा। जॉन बेक और हॉकफेंग दोनों चौंक गए। यह एक बेहद क्रूर चाल थी। वे जाल बिछाकर धीरे धीरे डाउलॉर्ड की उम्र कम करने की योजना बना रहे थे, जब तक कि वह मर न जाए। लेकिन एक्सल्ट बोवेनिया के दिमाग में इससे भी ज्यादा क्रूर योजना थी।
वे सभी हेगेमॉन्स और सम्राटों को हमला करने के लिए भेजने वाले थे, जबकि डाउगार्ड टावर्स लगभग सभी हमले दूर से ही कर रहे थे। वे अपनी सारी मारक क्षमता एक ही जबरदस्त बमबारी में केंद्रित कर देते और साथ ही अपनी सारी चालें, जाल और आक्रामक शक्तियां भी इस्तेमाल करते। इससे डाउलॉर्ड की मौत होने की संभावना जरूर थी, लेकिन पागल डाउलॉर्ड शायद अपने आसपास मौजूद कई हेगेमॉन्स और सम्राटों का कत्लेआम कर देता। हालांकि जॉनबैक और हॉकफेंग ने कोई विरोध नहीं जताया। आखिरकार एक्सल्ट ही अंतिम निर्णय लेने वाला था। क्या होगा यदि वह पवित्र पर्वतों की तलहटी में नहीं मरा? हॉकफेंग ने पूछा। वह इतने हमलों से कैसे बच सकता है? जॉनबैक ने भौहें चढ़ाईं। और अगर वह ऐसा करता है तो क्या होगा? हॉकफेंग ने दोहराया। बोवेनिया ठंडे स्वर में मुस्कुराया। तब हमारे पास सिर्फ अपने अपने डाउगार्ड टावर ही बचेंगे, चाहे इसके लिए हमारी जान ही क्यों न चली जाए। हमें उसे मारना ही होगा, क्योंकि अगर हम उसे नहीं मार पाए तो भी हम मर जाएंगे। मेरी योजना है कि 70% हेगेमॉन और सम्राट पवित्र पर्वतों की तलहटी में होने वाली लड़ाई में हिस्सा लें, बाकी 30% हम तीनों के बीच बच जाएंगे। अगर वाकई हमारे डाउगार्ड टावरों के साथ अंतिम लड़ाइयों की एक श्रृंखला शुरू होती है तो हमें उनकी मदद की जरूरत होगी। बोवेनिया हंसा। वह एक डाउलॉर्ड से ज्यादा कुछ नहीं है जिसकी असली आत्मा टूट रही है। उसे मारने के लिए हमारे 3 टावर ही काफी होंगे। एक्सल्ट बोवेनिया ने आदेश दिया और पूरा पवित्र क्षेत्र गति में आ गया। संसार डाउलॉर्ड्स की एक बड़ी संख्या को उससे दूर टेलीपोर्ट किया गया और कुछ अत्यंत प्रतिभाशाली डाउलॉर्ड्स को भी युद्ध में भाग लेने का मौका दिया गया। उन्हें सीधे हथियार दिए गए और उन्हें उस भयानक डाउलॉर्ड को युद्ध में थका देने के लिए चारे के रूप में भेजा जाएगा। गड़गड़ाहट। हवा में तैरता हुआ रियल्म गेट अचानक सक्रिय हो गया और एक बार फिर उसी चमकदार रोशनी से जगमगा उठा जो अनगिनत सालों से उससे निकल रही थी। रियल्म गेट 1 लाख किलोमीटर ऊंचा था और उसकी चमक मनमोहक थी। जी निंग जमीन पर कमल मुद्रा में बैठे थे। उन्होंने दूर स्थित रियल्म गेट की ओर देखने के लिए अपना सिर उठाया। रियल्म गेट सक्रिय हो गया है, हालांकि मुझे अभी वहां जाने की कोई जल्दी नहीं है। निंग ने फिर से अपनी आंखें बंद कर लीं और एक बार फिर ब्रह्म के ताव पर ध्यान केंद्रित किया। जब से उसने उन 9 विशेष तकनीकों के बारे में सीखा था, उसने पकड़े गए सभी हेगेमॉन और सम्राटों की स्मृतियों को खंगाला था। हालांकि 2 हेगेमॉन ऐसे थे जिनके पास अत्यंत शक्तिशाली दाव हृदय थे। निंग उनकी स्मृतियों की सफलतापूर्वक समीक्षा करने में असमर्थ रहा था। निंग पवित्र क्षेत्र की इस यात्रा के दौरान और भी हेगेमॉन को पकड़ने की योजना बना रहा था। उसे ब्रह्म की कला में अपनी महारत को और निखारना था, उसे हेगेमनी तक सुधारना था। जब से उसने अनंत ओमेगा तलवार दाव में महारत हासिल की थी, वह अन्य दाव में भी तेजी से महारत हासिल करने में सक्षम हो गया था। उदाहरण के लिए, वह बहुत पहले ही अंतरिक्ष के दाव और समय के दाव में आधिपत्य प्राप्त कर चुका था। आधिपत्य का प्रशिक्षण काफी सरल था, लेकिन उन्हें अपने अनंत ओमेगा तलवार दाव में समाहित करना काफी कठिन था। और ब्रह्म के दाव के बारे में, निंग ने अभी तक इसे हेजेमनी तक उन्नत नहीं किया था और न ही इसे अपनी तलवार कला में शामिल किया था। समय बीतता गया। वह मात्र 80,000 वर्षों के बाद ब्रह्म के दाव में आधिपत्य प्राप्त करने में सक्षम हुआ। ये कहा जा सकता है कि निंग अब उस स्तर पर पहुंच गया था जहां वह अपनी इच्छानुसार किसी भी दाव में आसानी से आधिपत्य प्राप्त कर सकता था, यहाँ तक कि संख्यात्मक दाव या कर्म के दाव जैसे जटिल दाव में भी। इनमें थोड़ा अधिक समय लग सकता था, लेकिन वह फिर भी ऐसा कर सकता था। हालांकि निंग के लिए ऐसा करने का कोई खास मतलब नहीं था। ये दाव तभी उपयोगी थे जब वह इन्हें अपने शाश्वत ओमेगा तलवार दाव में समाहित कर लेता। समय बहता रहा। 100 करोड़ साल, 1 अरब साल, 10 अरब साल। पवित्र क्षेत्र ने अपनी तैयारियां बहुत पहले ही पूरी कर ली थीं। सिथे निंग का इंतजार कर रहे थे और वे थोड़े चिंतित होने लगे। वह डाउलॉर्ड अभी तक क्यों नहीं आया? ये लगभग आधी अराजकता का चक्र रहा है। वह कितने समय तक और प्रशिक्षण लेने की योजना बना रहा है? अगर ऐसा ही चलता रहा तो क्या ये संभव है कि वह स्वाभाविक रूप से मर जाएगा और उसकी सच्ची आत्मा नष्ट हो जाएगी? सिथे सभी चिंतित थे। चिंता मत करो, वह नहीं करेगा। वह अभी भी साधना कर रहा है। यह इस बात का प्रमाण है कि वह जिंदा रहना चाहता है। वह मरते दम तक सिर्फ प्रशिक्षण लेने को तैयार नहीं होगा। चलो इंतजार करते हैं। हमारे पास बस यही एक विकल्प है। वह इस समय पूरे परगेटरी में अकेला जीवित व्यक्ति है। वहाँ कोई भी संरचना स्थापित करना हमारे लिए संभव नहीं है और अगर परगेटरी में इस्तेमाल किया जाए तो तीनों एल्डर हॉल्स की शक्ति नाटकीय रूप से कमजोर हो जाएगी। हमने 2 एपोकेलिप्स क्लास खजानों का इस्तेमाल किया जो उसके खिलाफ एक अचूक प्रतिकार थे, लेकिन दोनों ही नाकाम रहे। किसी और को किसी और खजाने के साथ परगेटरी भेजने का कोई मतलब नहीं है। हमारे पास बस इंतजार करने का ही विकल्प है। निंग बहुत ज्यादा शक्तिशाली था। अंत में उसके खिलाफ सटीक प्रतिकार भी नाकाम हो गए। उनके पास बस एक ही रास्ता था, अपने डाउगार्ड टावरों पर भरोसा करना और निंग के उनके पास आने का इंतजार करना। हालांकि डाउगार्ड टावर पवित्र क्षेत्र में थे, इसलिए सिथे को पवित्र क्षेत्र में ही रहना था। वे पाताल लोक जाने की हिम्मत नहीं कर सकते थे। 1 अराजकता चक्र, 2 अराजकता चक्र, 10 अराजकता चक्र, 100 अराजकता चक्र। बाहरी दुनिया में निंग का प्राइमल ट्विन भी प्रशिक्षण ले रहा था और वह सीथे पर कोई ध्यान नहीं दे रहा था, जो अधीरता से पागल हो रहे थे। आखिरकार वह दिन आ ही गया जब निंग के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। वह कई सालों से साधना में पूरी तरह डूबा हुआ था और आज आखिरकार उसे उस दाव को पाने की खुशी का एहसास हुआ जिसकी उसे तलाश थी। उसने धीरे से अपनी आंखें खोलीं और उसकी निगाहें स्पेस टाइम में सभी चीजों के जन्म और विनाश के भ्रम से भरी हुई लग रही थीं। धमाका।
उसके चारों ओर तलवार दाव क्षेत्र में शक्ति का एक अजीब सा प्रवाह प्रवाहित हुआ, जिससे अनगिनत ब्रह्म प्रकट हुए, अनगिनत जीव पैदा हुए, एक दूसरे के साथ रहे और एक दूसरे से लड़े। उनमें से कुछ में तो चेतना का अल्पविकसित स्तर भी था। ये कहा जा सकता है कि उनमें वास्तविक जीवों के कुछ गुण पहले से ही मौजूद थे। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि जब ब्रह्मों का दाव मेरे शाश्वत ओमेगा तलवार दाव के साथ मिल जाएगा तो उसकी शक्ति इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी। मेरे भ्रम अब हकीकत बनने लगे हैं। निंग समझ गया कि उसने जो भी भ्रमात्मक जीवन रूप बनाए थे वे सभी असली थे। उनकी अपनी चेतना थी और कुछ बुनियादी भावनाएं भी, बस उनमें आत्म जागरूकता की कमी थी। निंग अब इस भ्रम को खत्म करने में हिचकिचा रहा था। अगर ऐसा हुआ तो इस भ्रम के दायरे में रहने वाले सभी जीवों का विनाश हो जाएगा। तो मुझसे पहले आए अनगिनत साधकों के अनुमान सही थे। अगर कोई भ्रम के दाव में अविश्वसनीय रूप से ऊंचे स्तर तक पहुंच सकता है तो वह सचमुच भ्रमों को वास्तविकता में बदल सकता है। निंग ने सोचा, अगर मैं एक और सफलता हासिल कर सकूं और अपने ओमेगा दाव को स्वायत्तता तक उन्नत कर सकूं तो शायद मैं अपने हृदय लोक प्रक्षेपण के भीतर की हर चीज को वास्तविक बना सकूंगा। एक और विचार के साथ निंग ने धीरे धीरे अपने आसपास की मायावी दुनिया को अंधकार में डुबो दिया। उस दुनिया के अनगिनत प्राणी सो गए और फिर वह मायावी दुनिया खत्म हो गई। यद्यपि वह उनसे अलग होने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन वह अपना सारा समय और ऊर्जा उस भ्रामक क्षेत्र को बनाए रखने में खर्च नहीं कर सकता था। भ्रम, वास्तविकता। मुझे लगता है कि ऐसे कई साधक होंगे जो एक मायावी क्षेत्र में रहना पसंद करेंगे। निंग का मायावी तलवार दाव उस स्तर पर पहुंच गया था जहां कई साधक स्वेच्छा से खुद को इसके द्वारा बंदी बना लेते थे, क्योंकि यह सचमुच बेहद वास्तविक लगता था। इसके और सच्ची वास्तविकता के बीच बस थोड़ा सा अंतर रह गया था। निंग की सच्ची आत्मा भी उसके मायावी तलवार दाव की शक्ति से प्रभावित थी। वास्तविकता और माया का बार बार मिलन हुआ, जिसके परिणामस्वरूप उसकी सच्ची आत्मा पहले से कहीं अधिक सहज महसूस कर रही थी। यहाँ तक कि सच्ची आत्मा की रहने की गति भी कुछ कम हो गई थी। पवन तलवार दाव और बिजली तलवार दाव पर निंग की महारत उसकी सच्ची आत्मा के लिए नगण्य थी, लेकिन मायावी तलवार दाव स्पष्ट रूप से काफी मददगार थी। इस इल्यूशन स्वॉर्ड दाव के लिए मैंने कुल 185 अराजकता चक्रों का प्रशिक्षण लिया। हालांकि इल्यूशन स्वॉर्ड दाव ने मेरी सच्ची आत्मा के टूटने की गति को धीमा कर दिया है। नतीजतन मेरे पास अभी भी 600 अराजकता चक्र बाकी हैं। निंग खुद को रोक नहीं पाई और अनजाने में हंस पड़ी। मुझे लगता है कि तुम सचमुच कुछ जीतते हो और कुछ हारते हो। अब जबकि मैंने इल्यूशन स्वॉर्ड दाव में महारत हासिल कर ली है, अब उन दो हेगेमॉन्स की यादों की समीक्षा करने का समय आ गया है। निंग ने एक बार फिर उन दो हेगेमॉन्स को बुलाया जिन्हें उसने पकड़ लिया था। जैसे ही दोनों हेगेमॉन्स ने निंग की ओर देखा, वे तुरंत स्तब्ध हो गए। निंग की इल्यूशन स्वॉर्ड दाव में महारत का मतलब था कि इल्यूशन दावबत एसेंस के गुरु ऑटोक्स टोनरुल ही उससे भ्रम की कला में श्रेष्ठ थे, और वह भी कुछ हद तक। बाकी सभी ऑटोक्स इस मामले में निंग से थोड़े कमतर थे, और इसलिए निंग आसानी से विभिन्न हेगेमॉन्स की यादों की समीक्षा कर पा रहा था। पुस्तक 42, अध्याय 3, पवित्र क्षेत्र में अकेले भ्रमण। यह इस बात का एक और प्रमाण था कि ओमेगा दाव का मार्ग कितना कठिन था। शाश्वत ओमेगा तलवार दाव में महारत हासिल करने से जी निंग ऑटोक्स के बराबर आ गया, और जैसे जैसे निंग ने अपने तलवार दाव में और अधिक दाव का समावेश किया, वह कई अन्य क्षेत्रों में भी बेहतर होता गया। पर्याप्त समय मिलने पर वह एक अंतिम परिवर्तन से गुजरा और एक उच्चतर स्तर पर पहुंच गया, वह स्तर जिसकी पूरी साधक सभ्यता को लालसा थी। अफसोस की बात है, एक बार फिर उन 9 तकनीकों का कोई फायदा नहीं हुआ। निंग ने धीरे से अपना सिर हिलाया। ये सभी आजीवन शपथों से बंधे हैं। इन तकनीकों की समीक्षा करने का कोई तरीका नहीं है। क्या ये सचमुच संभव है कि हर एक हेगेमॉन और सम्राट आजीवन शपथ से बंधा हो? क्या वाकई कोई रास्ता नहीं है? नहीं, संभावना कम हो सकती है, लेकिन एक मौका हमेशा रहता है। अच्छा, पवित्र क्षेत्र में जाने का समय हो गया है। निंग ने अपना सिर उठाकर विशाल रियल्म गेट को देखा। वह कई सालों से चकाचौंध भरी रोशनी से जगमगा रहा था। निंग ने एक कदम आगे बढ़ाया और रियल्म गेट की ओर बढ़ा। अंदर कदम रखते ही वह एक और सुरंग में दाखिल हुआ जो आयामी अंतरिक्ष के कई अलग अलग तहों से बनी थी। यह वह आयामी मार्ग था जो पवित्र क्षेत्र की ओर जाता था। इस बार उस पर आयामी मार्ग में कोई हमला नहीं हुआ। आखिरकार उसके खिलाफ छिपे हुए हमले बेकार साबित हुए थे और उसे निर्वासन में अकेले मरने देना उचित नहीं था। वे कई सालों से उसका इंतजार कर रहे थे, उसके पवित्र क्षेत्र में आने का इंतजार कर रहे थे। पवित्र क्षेत्र। निंग सुरंग के बाहर खड़ा अपने चारों ओर फैले पवित्र क्षेत्र को घूर रहा था। अजीब, मैंने सोचा था कि यह जगह काफी खतरनाक होगी। यहाँ कई तरह के जाल और संरचनाएं मेरे आने का इंतजार कर रही होंगी। किसने सोचा होगा कि यहाँ कुछ भी नहीं होगा? निंग थोड़ा हैरान था। कोई भी घात लगाने वाला उसकी नजर से बच नहीं सकता था। निंग ने सोचा था कि अगर उसे कोई जाल दिखाई देगा तो वह तेज रफ्तार से भागने के लिए अपने तूफानी तलवार दाव का सहारा लेगा, लेकिन अब उसे लग रहा था कि यह सब बेमानी है। झट, निंग रियल्म गेट से उड़कर आसमान में चला गया। उसने अपने आसपास की विशाल दुनिया को घूरा और दूर दूर तक फैले महलों और जागीरों को तेजी से देखा। जाहिर था यहाँ कभी बहुत से लोग रहते थे। अब पूरे पवित्र क्षेत्र में मौत जैसा सन्नाटा छा गया था। सभी दाव लॉर्ड्स को खाली कर दिया गया था और उनकी खाली जागीरें पीछे छोड़ दी गई थीं। निंग ने एक गहरी सांस ली और ऐसा करते ही उसके शरीर में ऊर्जा का एक प्रवाह प्रवाहित हुआ, जिससे उसे काफी सुकून मिला।
शक्ति का एक अद्भुत आभामंडल पूरे स्थान में व्याप्त था। यहाँ की ऊर्जा इतनी सघन थी कि हेगेमॉन्स की एक पूरी सेना उसे खींचकर साधना के लिए इस्तेमाल कर सकती थी। ये सचमुच अद्भुत पवित्र क्षेत्र है, निंग ने अनुमोदन भरी हंसी के साथ कहा। डाउ लॉर्ड, पवित्र क्षेत्र के ऊपर आसमान में अचानक एक बर्फीला शून्य गूंज उठा। क्या यही सिथे एक्सल्ट है? निंग वहीं हवा में खड़ा था, उसके चेहरे पर मुस्कान थी। मुझे लगा था कि जैसे ही मैं रियल्म गेट से बाहर निकलूंगा तुम मुझ पर हमला कर दोगे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने विनम्र व्यवहार करोगे। मैं, बोवेनिया, कई वर्षों से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। डाउ लॉर्ड, बर्फीले शून्य ने कहा। मुझे, डार्क नॉर्थ से थे, तुमने ही इस जगह टेलीपोर्ट किया था। हे, निंग हंसा। सच कहूँ तो मैं तुमसे लड़ना ही नहीं चाहता। अगर तुम मुझे जाने दो तो हम दोनों के लिए यही सबसे अच्छा होगा, वरना हमारे पास एक दूसरे से लड़ने के अलावा कोई चारा नहीं है। सिथे वंश के कई लोग इन शब्दों से द्रवित हो गए। वे जानते थे कि डाउ लॉर्ड डार्क नॉर्थ कितना शक्तिशाली है और वे उससे लड़ने को तैयार नहीं थे। अगर सचमुच उनके लिए इस युद्ध से बचना संभव होता तो कितना अच्छा होता। हालांकि वे सभी जानते थे कि यह एक कल्पना थी। सर्वोच्च सिथे नेता के आदेशों की अवहेलना करने की किसी की हिम्मत नहीं थी। इस घातक युद्ध से बचने का कोई रास्ता नहीं था। डाउ लॉर्ड डार्क नॉर्थ, बर्फीली आवाज एक बार फिर गूंजी। बहुत अच्छा नाम है। हमें बातों में समय बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम यहाँ से जाना चाहते हो तो तुम्हें हमें परास्त करके ही जाना होगा। तुम कितने ताकतवर हो, मुझे लगता है कि तुम बता सकते हो कि बाहर निकलने का रास्ता कहाँ है। निंग ने कहा। मुझे लगता है कि निकास मार्ग बिल्कुल पीछे वाले दाउगार्ड टावर के भीतर होगा। निंग अपनी पवन तलवार दाव की शक्ति से पूरे पवित्र क्षेत्र को भांप और स्कैन कर सकता था और उसे उन 3 दाउगार्ड टावरों की उपस्थिति का पता था। तीनों दाउगार्ड टावरों में कुल 12 मंजिलें थीं। सिथे के बारे में निंग की जानकारी के आधार पर इसका मतलब था कि ये दाउगार्ड टावर सिथे एक्सल्ट के थे। इनसे निपटना उतना आसान नहीं होता जितना कि कुछ समय पहले उसने जिस दाउगार्ड टावर से निपटा था। निंग की अंतरिक्ष के प्रति गहरी समझ ने उसे ये भी पता लगाने और पुष्टि करने में मदद की कि पवित्र क्षेत्र का केंद्र, वह स्थान जहां सभी आयामी नियंत्रण स्थित थे, दाउगार्ड टावर के बिल्कुल पीछे स्थित था। उसे यह नहीं पता था कि डॉन वॉर के दौरान तीनों दाउगार्ड टावर्स ने आयामी नियंत्रण का कुछ हिस्सा साझा किया था। सिथे एक्सल्ट में से 2 की मृत्यु के बाद दाउगार्ड टावर्स को इस तरह से संशोधित किया गया था कि इस छिपे हुए आयाम को नियंत्रित करने के लिए केवल वही टावर इस्तेमाल किया जा सकता था जिसे एक्सल्ट बोवेनिया नियंत्रित करता था। प्रभावशाली डाउ लॉर्ड डार्क नॉर्थ, बर्फीली आवाज जारी रही। तो आओ और मुझसे लड़ो, अगर तुम्हारी हिम्मत है। हम्फ, निंग ने एक मजेदार खर्राटे के साथ कहा। थोड़ी देर में वहां पहुंच जाऊंगा, आराम करो। निंग ने पवित्र क्षेत्र में आराम से उड़ना शुरू कर दिया, उसके भीतर विभिन्न क्षेत्रों को देखते हुए और उसका ध्यानपूर्वक निरीक्षण करते हुए। निंग एक पहाड़ी दीवार के सामने खड़ा था जो कई नक्काशीदार कलाकृतियों और कुछ साधना तकनीकों से भरी हुई थी। अब ये दिलचस्प है। निंग एक पर्यटक की तरह पवित्र क्षेत्र के विभिन्न हिस्सों में घूम रहा था और वहाँ के कई संप्रदायों का दौरा कर रहा था। हेगेमॉन और सम्राट कई सालों से युद्ध की प्रतीक्षा कर रहे थे और निंग के व्यवहार से वे सभी निःशब्द थे। फिर भी वे 100 से ज्यादा अराजकता चक्रों का इंतजार कर चुके थे। थोड़ा और समय कोई फर्क नहीं डालता, वे धैर्य रख सकते थे। निंग ने पवित्र क्षेत्र का भ्रमण करते हुए कुल 15 दिन बिताए। अफसोस की बात है, मुझे उन 9 तकनीकों का कोई निशान नहीं मिला जिनमें मेरी रुचि थी। निंग खुद को आह भरने से नहीं रोक सका। पवित्र क्षेत्र का उपयोग अनगिनत युगों से संसार डाउलॉर्ड्स को प्रशिक्षित करने के लिए किया जाता रहा है। यहाँ कई तकनीकों को दर्ज किया गया था और निकासी के दौरान उनमें से सभी नष्ट नहीं हुई थीं। निंग बची हुई तकनीकों का निरीक्षण करके अपने क्षितिज का विस्तार करने में सक्षम था, लेकिन उसे वे तकनीकें नहीं मिलीं जिनकी उसे वास्तव में आवश्यकता थी। फुसफुसाहट। निंग पवित्र पर्वतों की ओर तेजी से उड़ने लगा। तीनों पर्वतों की चोटियों पर कुल 3 विशाल दाउगार्ड मीनारें थीं और वे सभी ऐसी चकाचौंध भरी रोशनी से जगमगा रही थीं जिससे उनके चारों ओर स्पेस टाइम तरंगित हो रहा था। इस रोशनी का प्रभाव 1 खरब किलोमीटर की दूरी तक फैला हुआ था और यह प्रभाव निरंतर था। अंतरिक्ष के दाव में विशेषज्ञता रखने वाला ऑटोक मोग भी इस क्षेत्र से टेलीपोर्ट नहीं कर पाता। निंग की तो बात ही छोड़िए, यही एक वजह थी जिसने एक्सल्ट के दाउगार्ड टावर को इतना खतरनाक बना दिया था। यहाँ स्पेस टाइम पूरी तरह दबा हुआ था। ये सचमुच एक खूबसूरत दुनिया है। अफसोस की बात है कि यह युद्ध से तबाह होने वाली है, निंग ने कहा। भले ही यह नष्ट हो जाए, हम भविष्य में इसे पुनः बना सकते हैं, उस ठंडी आवाज ने उत्तर दिया। निंग ने आगे कुछ नहीं कहा। उसने अपनी पीठ पर रखी म्यान से उत्तर धनुष तलवार निकाली, फिर आगे की ओर उड़ता रहा और अपने आसपास के इलाके का ध्यानपूर्वक निरीक्षण किया। मैं पवित्र पर्वतों के हर इंच में खतरे का आभास कर सकता हूँ। मैं चाहे किसी भी दिशा से प्रवेश करूँ, मुझे फिर भी अविश्वसनीय खतरे का सामना करना पड़ेगा। मेरे पास बस आगे बढ़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। फुसफुसाहट। निंग आगे की ओर उड़ता रहा। अचानक उसके नीचे की पहाड़ियां कांपने और हिलने लगीं और फिर लहरदार रेखाएं दिखाई देने लगीं। 100 अरब किलोमीटर आकार की एक विशाल संरचना सक्रिय होने लगी और इसने आसपास के आयाम को सामान्य स्पेस टाइम सातत्य से पूरी तरह अलग कर दिया। फिर से आयाम विभाजक। निंग ने सिर हिलाया और हंसा। उसके आसपास का 100 अरब किलोमीटर का क्षेत्र बाहरी दुनिया से पूरी तरह अलग हो गया था। निंग को पैरागॉन ऑफ पिल्स को बचाते समय भी ऐसा ही हमला झेलना पड़ा था।
निंग ये देखकर आहें भरने से खुद को नहीं रोक पाया कि सिथे अंतरिक्ष के साथ कैसे खेल सकता है, उसे ऐसे काट सकता है जैसे वह कोई केक हो। निंग बस हवा में खड़ा था, तलवार तैयार किए हुए, और शांति से उस अकेले आयाम को देख रहा था जो उसके चारों ओर बन गया था। वह उनके अपने पास आने का इंतजार कर रहा था। अगर वह युद्ध नहीं करता तो वह और सम्राटों को कैसे पकड़ पाता और उन 9 तकनीकों की खोज कैसे कर पाता। फुसफुस फुसफुस फुसफुस। इस बंद स्पेस टाइम सातत्य के किनारों पर दुष्ट आभाएं प्रकट होने लगीं, और ये दुष्ट आभाएं मिलकर दुष्ट राक्षस बनाने लगीं। ये सभी दुष्ट राक्षस अत्यंत शक्तिशाली थे। निंग ने अब तक जितने भी दुष्ट राक्षस देखे थे उनमें से सबसे शक्तिशाली दुष्ट राक्षस। ये सभी संभवतः अदरवाइज लॉर्ड स्तर की शक्ति के थे। उत्कृष्ट स्तर के डाउगार्ड टावर्स सिथे ऊर्जा जनरेटर की शक्ति का और भी अधिक उपयोग करने में सक्षम हैं। परिणामस्वरूप वे अत्यधिक शक्तिशाली दुष्टों को जन्म दे सकते हैं। फिर भी एक साथ इतनी शक्ति वाले कुल 105 दुष्टों को उत्पन्न करने के लिए उन्होंने शायद युगों युगों में जो कुछ भी बनाया है उसे बाहर निकाल दिया है। निंग बिल्कुल शांत रहा। ये सब वैसा ही था जैसा उसने निरीक्षण किया था। ये दुष्ट उसे ज्यादा से ज्यादा थोड़ा धीमा कर सकते थे। गवारा, मारना, मरना। इस बंद सातत्य के किनारों पर जमीन में दरारें दिखाई देने लगीं, और तरह तरह के जीव उन दरारों से बाहर निकलने लगे। उनकी आंखें मुरझा चुकी थीं, और उनकी शक्ति का स्तर अलग अलग था। कुछ की आभा अन्य लोगों के स्वामियों के बराबर थी, जबकि कुछ काफी ज्यादा शक्तिशाली थे। फिर भी वे सभी ब्लेसन शासक जैसे जीवों से कुछ कमतर थे। इतना तो नहीं, पर यकीनन काफी संख्या में हैं। अगर सब एक साथ हमला कर दें तो थोड़ी परेशानी होगी। निंग ने थोड़ा भौहें चढ़ाईं। उन सभी दुष्ट राक्षसों और उन बेचारे मन नियंत्रित जीवित गोलेम को मारने में उसकी काफी ऊर्जा खर्च होगी। कुछ ही क्षणों बाद निंग के चारों ओर कुल 9 आकृतियां प्रकट हुईं। अरे, निंग ने फिर भौहें चढ़ाईं। दाओ लॉर्ड्स। 9 आकृतियां संसार दाओ लॉर्ड्स थीं, लेकिन सभी अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली थीं। दाओ लॉर्ड डार्क नॉर्थ, हम तुमसे निपटने के लिए काफी हैं। तुम हेगेमोन और सम्राटों के हाथ गंदे करने के लायक नहीं हो। 9 दाओ लॉर्ड्स की आंखों में पागलपन भरा भाव था। दाओ लॉर्ड्स शुरू से ही निडर थे, और सिथे एक्सल्ट ने उन्हें इस मिशन के लिए भारी इनाम दिए थे। उसने उन्हें कई दुष्ट राक्षसों और जीवित गोलेमों पर नियंत्रण भी दिया था। वे स्वाभाविक रूप से इस युद्ध में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले थे। पुस्तक 42, अध्याय 4, सफलतापूर्वक घिरा हुआ। इस सीलबंद सातत्य के भीतर जीनिंग का तलवार दाव क्षेत्र केवल 1 अरब किलोमीटर की दूरी तक ही फैल सकता था। पवित्र क्षेत्र की अदृश्य दमनकारी शक्ति अत्यधिक प्रबल थी। हमला करो। एक बार डाउलॉर्ड डार्कनॉर्थ का क्षेत्र हम पर छा गया तो हम मर जाएंगे। काले पंखों वाले डाउलॉर्ड ने मन ही मन कहा। निंग की शक्ति के आगे हेगेमोन और सम्राट भी उसके क्षेत्र में आ जाएंगे, जब तक कि वे अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली खजानों से सुरक्षित न हों। साधारण डाउलॉर्ड्स की तो बात ही छोड़िए, वह उनके साथ अपनी मर्जी से खिलवाड़ कर सकेगा। क्या तुम सचमुच मुझ पर इतनी कम शक्ति से हमला करना चाहते हो? निंग ने अपनी चाल चली और एक प्रकाश की किरण में परिवर्तित होकर अपने सबसे निकट स्थित डाउलॉर्ड की ओर उड़ी। 9 डाउलॉर्ड्स इस सीलबंद सातत्य के किनारों पर अलग अलग दिशाओं में स्थित थे। इस तरह अगर निंग उनसे निपटना चाहता था तो उसे एक एक करके उनके पास उड़ना पड़ता। मारना। इस डाउलॉर्ड को मार डालो, उसे मार डालो। दुष्ट राक्षस और जीवित गोलेम पागलों की तरह दहाड़ते हुए निडर होकर निंग की ओर झपटे, उसे घेरने की कोशिश में। 9 डाउलॉर्ड्स ने तुरंत कई खजाने जमा कर लिए, जिन्हें एक डाउगार्ड टॉवर की शक्ति से नियंत्रित किया जाता था। इस सामूहिक हमले का जवाब निंग ने तेज गति से आगे की ओर उड़ते हुए अपने तलवार दाव क्षेत्र में तलवार की रोशनी की अनगिनत धारियां प्रकट की। इनसे दुष्ट राक्षस और जीवित गोलेम लड़खड़ाकर पीछे की ओर गिर पड़े, जमीन पर गिर पड़े या हवा में उड़ गए। उनमें से बहुत कम ही निंग के पास पहुंच पाए, और ज्यादातर उसके पास पहुंच ही नहीं पाए। यही कारण था कि युद्ध में एक शक्तिशाली डोमेन इतना उपयोगी था। निंग इसका इस्तेमाल अदरवाइज लॉर्ड के स्तर या उससे नीचे की शक्ति वाले किसी भी व्यक्ति के साथ कर सकता था। क्लैक क्लैक क्लैक। 9 डाउलॉर्ड्स के सामने अजीबोगरीब इमारतें दिखाई देने लगीं। वे छोटे छोटे महलों जैसे लग रहे थे, जिनमें से प्रत्येक 9900 मीटर ऊंचा और पूरी तरह से सुनहरा था। महलों के सबसे ऊपरी सिरे पर अर्ध पारदर्शी मीनारें दिखाई दे रही थीं। ये 9 सिथे खजाने डाउगार्ड टॉवर द्वारा नियंत्रित थे, और ये शक्तिशाली खजाने थे जिनका इस्तेमाल दूर से हमला करने के लिए किया जा सकता था। इन 9 डाउगार्ड्स का मुख्य मिशन था अंदर घुसकर इन 9 खजानों को सही जगह पर रखना। अगर वे ऐसा कर पाते तो वे अपने काम में कामयाब हो जाते। ये दाउलॉर्ड सचमुच मूर्ख हैं। निंग इतनी तेज उड़ रहा था कि वह पहले दाउलॉर्ड से 1 अरब किलोमीटर दूर पहुंच गया था। उसके तलवार दाव क्षेत्र ने तुरंत दाउलॉर्ड को पकड़ लिया, जिससे वह आगे नहीं बढ़ सका। यहाँ आओ। निंग ने हमला नहीं किया, बल्कि डाउलॉर्ड और खजाने दोनों को अपनी संपत्ति दुनिया में खींचने का विकल्प चुना, जिससे इसे डाउगार्ड टॉवर की शक्ति से अलग कर दिया गया। रे फुसफुस। निंग ने बचने के लिए अपनी तूफानी तलवार दाव का इस्तेमाल किया। फुसफुस फुसफुस फुसफुस। वह प्रकाश की सभी 8 विनाशकारी किरणों से बच निकला, जब तक वे 8 प्रकाश किरणें अरबों किलोमीटर उड़कर निंग तक पहुंची। निंग उन्हें छूकर दूर स्थित आयामी झिल्ली पर छिटकने में कामयाब रहा, जिससे वह कांप उठी। दुष्टात्माओं और जीवित गोलेमों का क्या, जिन पर प्रकाश की किरणें पड़ीं, वे तुरंत और आसानी से टुकड़े टुकड़े हो गए। हालांकि दुष्टात्माएं और जीवित गोलेम जल्दी ठीक हो गए। उन्हें मारना इतना आसान नहीं होगा। गड़गड़ाहट। अचानक इस सीलबंद सातत्य के किनारे पर एक और दरार दिखाई दी। कुल 50 से ज्यादा हेगेमोन और सम्राट इस दरार के भीतर से उड़कर बाहर आए।
निंग ने एक भान उठाई, फिर तुरंत एक रोशनी की किरण में बदल गया और उन 50 से ज्यादा हीगेमॉन की ओर उड़ गया। हालांकि जैसे ही उसने ऐसा किया, दूरी में एक और दरार दिखाई दी। इस दूसरी दरार से भी 50 से ज्यादा हीगेमॉन और सम्राटों का एक और दस्ता दिखाई दिया। 9 में से 8 खजाने बरकरार हैं। बहुत अच्छा। हीगेमॉन आगे बढ़ने लगे। जब उन्होंने देखा कि महल की 8 मीनारें फिर से विनाशकारी रोशनी से जगमगा रही हैं, तो वे मन ही मन खुशी से झूम उठे। ये डाउलॉर्ड डार्कनॉर्थ एक डाउलॉर्ड के अलावा और कुछ नहीं है जिसकी असली आत्मा टूट रही है। हमारे पक्ष में 100 से ज्यादा हीगेमॉन हैं और हमें डाउगार्ड टॉवर के खजानों से मदद मिलती है। मैं यह मानने से इनकार करता हूँ कि हम उसे मार नहीं सकते। हम एक ही समन्वित हमले से उसे चकनाचूर कर देंगे। हमें अपनी जीत का इनाम मिलेगा और यह विपत्ति समाप्त हो जाएगी। हमला करो। हीगेमॉन और सम्राट द्वेष से भरे हुए थे। चाहे उन्हें आदेशों का पालन करना था, अपने घर की रक्षा करनी थी या वादा किए गए बड़े इनाम की चाहत थी, उन्हें निंग को मारना ही था। फुफ फुफ फुफ। 100 से ज्यादा हीगेमॉन और सम्राटों में से हर एक के सामने एक छोटा तारा प्रकट होने लगा। 100 से ज्यादा छोटे तारों ने रूम प्रकट किए जो अलग अलग लेकिन समान रूप से भयानक प्रकार की शक्तियां जमा करने लगे। फ्लेमलैंड एस्ट्रल चेस, आइसलैंड एस्ट्रल चेस। हीगेमॉन्स ने भी अपने विभिन्न हथियार चलाने शुरू कर दिए। 9 महल जैसे खजाने निश्चित स्थान पर थे और उन्हें नियंत्रित करने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन विभिन्न सूक्ष्म श्रृंखलाएं अधिक जटिल थीं और उन्हें नियंत्रित करना आवश्यक था। इसलिए सिथे ने उन्हें संचालित करने के लिए 100 से ज्यादा हीगेमॉन्स और सम्राट भेजे थे। प्रत्येक लघु तारा दाउगार्ड टावरों से शक्ति प्राप्त कर रहा था, जिन्हें एक हीगेमॉन या सम्राट द्वारा नियंत्रित किया जाता था ताकि वे एक ऐसी संरचना के माध्यम से हमले शुरू कर सकें जिससे निंग के लिए बचना मुश्किल हो जाए। फुफ। बाईं ओर के 50 से ज्यादा हीगेमॉन और सम्राटों ने अपने छोटे तारों से बर्फीली ऊर्जा की धाराएं छोड़ी। बर्फीली ऊर्जा सीधे निंग की ओर जमी हुई प्रकाश किरणों की तरह दौड़ी, यहाँ तक कि स्पेसटाइम को भी पूरी तरह से जमा दिया। इस जमी हुई ऊर्जा की संयुक्त शक्ति बिल्कुल ऑटॉक स्तर की थी। ऐसे हमले से ऑटॉक भी अस्थायी रूप से दब जाएंगे। दाईं ओर ज्वलंत स्वर्णिम प्रकाश की धाराएं भी प्रकट हुईं, जो एक साथ मिलकर भयानक गति से निंग की ओर बढ़ रही थीं। एक तरफ जमा देने वाली ठंड, दूसरी तरफ धधकती गर्मी। ये दो बिल्कुल अलग तरह की ऊर्जाएं थीं और हर एक ऑटोक को भी डराने में सक्षम थी। जब एक साथ इस्तेमाल की जाती तो वे और भी ज्यादा भयानक रूप से शक्तिशाली हो जाती, खासकर अब जब वे एक अविश्वसनीय रूप से गहन संरचना में एक साथ आ गई थीं। वे निंग की ओर एक जटिल तरीके से उड़ रही थीं, जिससे उसके लिए बचना लगभग नामुमकिन हो गया था। स्विश 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 स्विश। सर्वनाशकारी प्रकाश की 8 धाराओं ने भी हमला करना जारी रखा, जिससे निंग की गति धीमी हो गई। निंग तूफान की तरह आगे बढ़ा, बिजली और हवा की धुंधली परछाई में तब्दील हो गया। हालांकि हीगेमॉन्स और सम्राटों द्वारा इस्तेमाल की जा रही फ्लेमलैंड एस्ट्रल चेस और आइसलैंड एस्ट्रल चेस ने निंग को पूरी तरह से जकड़ लिया था और वे हवा में घूमते हुए उसका पीछा करते रहे। मैं उनसे बच नहीं सकता। निंग के चेहरे पर आश्चर्य और क्रोध के भाव उभर आए, जबकि 100 से अधिक हीगेमॉन्स और 8 डाउलॉर्ड्स के चेहरों पर उत्साह के भाव उभर आए। फुफ। निंग जल्दी से पीछे हट गया। उन दो भयानक प्रकार की ऊर्जाओं को एक साथ खींचकर उन्हें टकराने के लिए प्रेरित करना चाहता था। वो मूर्ख। क्या उसने सोचा था कि हमारे खजाने एक दूसरे के साथ हस्तक्षेप करेंगे? जब दो सूक्ष्म श्रृंखलाएं जुड़ जाएंगी, अग्नि और बर्फ एक साथ मिल जाएंगी, तो शक्ति और भी बढ़ जाएगी। सभी हीगेमॉन्स मुस्कुराए जब उन्होंने ठंडी ऊर्जा को सुनहरी लपटों के साथ घूमते हुए देखा और दोनों निंग की ओर बढ़ती रहीं। अंततः ऊर्जाएं आपस में टकराने लगीं। झंझनाहट। हर टक्कर बेहद धीमी थी और नतीजा बस इतना था कि अजीबोगरीब आयामी तरंगों की एक श्रृंखला उत्पन्न हो रही थी। जैसे जैसे हमले और भी शक्तिशाली होते जा रहे थे, उन्होंने देखा कि डाउलॉर्ड डार्कनॉर्थ पीछे हटता जा रहा था। उसका चेहरा राख सा हो गया था और वह अपने हाथ में मौजूद नॉर्थवो तलवार का इस्तेमाल वाटर स्वॉर्ड दाव को अंजाम देने के लिए बेतहाशा कर रहा था। पानी जैसी रोशनी की एक धारा उसके चारों ओर चक्कर लगा रही थी, हमलों को रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कुछ विनाशकारी शक्ति पानी को भेदने में कामयाब रही। बेशक ये डाउलॉर्ड डार्कनॉर्थ की अपनी ऊर्जा बचाने की पूरी कोशिश के साथ हो रहा था। डाउलॉर्ड डार्कनॉर्थ स्पष्ट रूप से उस पर आक्रमण कर रही ऊर्जा की 100 से ज्यादा धाराओं से अचंभित था। उसने बार बार तलवारबाजी की और जैसे जैसे उसकी सच्ची आत्मा तेजी से टूटने लगी, उसे रोकने की कोशिश की। हा। एक्सल्ट की भविष्यवाणी बिल्कुल सही थी। वह भले ही तेज हो, लेकिन सूक्ष्म श्रृंखलाएं उसके लिए एकदम सही प्रतिकार हैं। जब फ्लेमलैंड एल्डर हॉल और आइसलैंड एल्डर हॉल की सूक्ष्म श्रृंखलाएं आपस में मिल जाती हैं, तो वे उसकी पूरी तरह से दुश्मन बन जाती हैं। उसे पूरी तरह से मारना हमारे लिए मुश्किल होगा, लेकिन हम उसकी ऊर्जा का एक बड़ा हिस्सा खत्म कर पाएंगे और उसकी सच्ची आत्मा के पतन को तेज कर पाएंगे। हीगेमॉन्स का उत्साह बढ़ता ही जा रहा था। इस भयानक डाउलॉर्ड को मारना अवास्तविक था। वे बस उसकी शक्ति को जितना हो सके उतना कम कर सकते थे। हर बार जब डाउलॉर्ड बचाव करता तो उसकी आयु कम होती जाती। अंततः वह बिना कुछ किए ही मर जाता। मार मार मार। फिर से हीगेमॉन और सम्राट सभी बहुत अच्छे मूड में थे। निंग को उनके खिलाफ पहली ही मुठभेड़ में सबसे बुरी हार का सामना करना पड़ा था। इस बार वह एक प्रकाश की किरण में बदल गया और सीधे उनकी ओर बढ़ा। जाहिर है वह ज्यादा से ज्यादा हीगेमॉन्स को पकड़ना या मारना चाहता था। अगर वह कामयाब हो जाता तो एस्ट्रल चेस मालिकीन हो जाती और वह उन्हें आसानी से छीन लेता। डाउलॉर्ड डार्कनॉर्थ, हमारे एक्सल्ट ने पहले ही आपकी हर चाल का अनुमान लगा लिया है। हीगेमॉन्स हर तरफ बिखर गए,
लेकिन जैसे ही वे उड़े, लघु तारे उनके साथ उड़ गए, जिससे उन्हें सूक्ष्म श्रृंखला संरचनाओं को बनाए रखने में मदद मिली। धमाका! सीमाओं पर एक और दरार दिखाई दी, जिसके परिणामस्वरूप 35 और हेगेमॉन प्रकट हुए। प्रकट होते ही उन्होंने तुरंत अपने अपने खजाने बनाए और एक दल में एकजुट हो गए। जल्द ही एक घना काला धुआं फैलने लगा और पूरे सीलबंद क्षेत्र को ढकने लगा, जिससे निंग के दिल में एक अशुभ भावना पैदा हो गई। पुस्तक 42, अध्याय 5, उसे थका दो। जी निंग बिल्कुल शांत रहा, क्योंकि इस पूरे समय उसे लग रहा था कि इस सीलबंद सातत्य ने अपने भीतर छिपे सभी खतरों को उजागर करना अभी पूरा नहीं किया है। हालांकि इनमें से कोई भी खतरा वास्तव में जानलेवा नहीं था, लेकिन अगर उसने इनसे सही तरीके से नहीं निपटा तो उसे इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। इस छिपे हुए आयाम के 3 एल्डर हॉलों में से सबसे चमकीले हॉल के अंदर एक्सल्ट बोवेनिया अपने सामने हवा में उभरी छवियों को घबराहट से देख रहा था। ये छवियां सीलबंद स्पेस टाइम सातत्य में चल रहे अराजक युद्ध को दर्शा रही थीं। ऊर्जा के बेतरतीब ढंग से विस्फोट होने के साथ ही हर जगह विस्फोट हो रहे थे। हालांकि वह पवित्र क्षेत्र के नियंत्रण में था, फिर भी वह स्पष्ट रूप से नहीं देख पा रहा था कि युद्ध में क्या हो रहा है। स्पष्ट रूप से एक अराजक और भयानक युद्ध चल रहा था, जिसमें तीनों एक्सल्ट श्रेणी के डाउगार्ड टावर्स अपनी लंबी दूरी की मारक क्षमता डाउलॉर्ड डार्कनॉर्थ पर केंद्रित कर रहे थे और सभी हेगेमॉन टावरों की सहायता के लिए काम कर रहे थे। क्या हाल है? एक्सल्ट बोवेनिया ने ठंडे स्वर में चिल्लाया। तस्वीरें देखकर उसे कुछ हद तक अंदाजा हो रहा था कि क्या हो रहा है, और ऐसा लग रहा था कि उसका पक्ष बढ़त पर है। उन्होंने डाउलॉर्ड डार्कनॉर्थ को घेर लिया था और उस पर लगातार हमले कर रहे थे। उत्थान करो। युद्धर्थ हेजेमोन्स और सम्राटों के 20 से ज्यादा अवतार उसके पास इकट्ठे थे। सच तो ये है कि सिथे के पास अवतार नहीं थे, क्योंकि इस अराजकता ब्रह्मांड द्वारा उन्हें लगातार अस्वीकार और दबाया जा रहा था। उनके लिए अपने ईश्वर ज्ञान का उपयोग करके किसी अवतार को बनाए रखना और उसे बनाए रखना असंभव था। इसके विपरीत सिथे वंशज इस अराजकता लोक के मूल निवासी थे। उन सभी के अवतार थे, तो जाहिर है एक्सल्ट बोवेनिया के बगल में स्थित सभी अवतार सिथे वंश के थे। ये अवतार उन विभिन्न दस्तों के थे जिन्हें इस युद्ध में भाग लेने के लिए नियुक्त किया गया था। इनके माध्यम से एक्सल्ट तुरंत नए आदेश जारी करने और युद्ध की प्रगति के बारे में अपडेट रहने में सक्षम था। एक्सल्ट, चिंता मत करो, इस लड़ाई में हमें पूर्ण लाभ है। हम निश्चित रूप से जीतेंगे, एक सींग वाले व्यक्ति ने उत्साह से कहा। सूक्ष्म जंजीरों ने डाउलॉर्ड डार्कनॉर्थ के लाभों को पूरी तरह से विफल कर दिया है। हर बार उसे हमसे बचाव के लिए अपनी तलवारबाजी का इस्तेमाल करना पड़ता है। वह लगातार ऊर्जा खर्च कर रहा है और उसकी सच्ची आत्मा तेजी से क्षीण हो रही है, जबकि हम उस पर हमला करने के लिए अधिक से अधिक लोगों को सीलबंद कंटिन्यूम में भेज रहे हैं। वह थोड़े समय में हम में से केवल 2 में से 1 को ही पकड़ पाएगा या मार पाएगा। ये सीलबंद 700 अरब किलोमीटर आकार का था। निंग पर हो रहे तमाम हमलों के कारण उसकी गति बहुत धीमी थी और उसकी ऊर्जा भी बहुत खर्च हो रही थी। नतीजतन उसे एक सम्राट से दूसरे सम्राट तक धीरे धीरे आगे बढ़ना पड़ा, क्योंकि वह उन्हें पकड़ रहा था। हमारी भव्य संरचना स्थापित हो जाने के बाद उसके पास हमारे 35 हेगेमन्स और सम्राटों की टीम में से किसी को भी पकड़ने का कोई मौका नहीं होगा, एक काले वस्त्रधारी बुजुर्ग ने आत्मविश्वास से कहा। वह अब तक कम से कम 10 बार अपनी तलवारबाजी का इस्तेमाल कर चुका है, और ये तो बस शुरुआत है। हमारे पास अभी भी कई ऐसे औजार बचे हैं जिनका हमने अभी तक इस्तेमाल भी नहीं किया है। उत्साह, आइए हम अपने पास उपलब्ध सभी साधनों का उपयोग करें। उत्साह, आओ हम भी युद्ध में भाग लें। ठीक है, एक्सल्ट बोवेनिया ने खुशी से मुंह बनाया। हाँ, मुझे पता था, वह अपनी आस्तीन से कोई अप्रत्याशित बात नहीं निकालने वाला। एक्सल्ट कोई मूर्ख नहीं था। निंग के खिलाफ उसने जो भी योजनाएं बनाई, उनकी सफलता की संभावना बहुत ज्यादा थी। पर गेटरी में एपोकेलिप्स क्लास महल में निंग को पूरी तरह से थका देने की पूरी संभावना थी। अगर निंग की स्टॉर्म स्वॉर्ड दाव ने निंग को किसी की भी अपेक्षा से कहीं ज्यादा तेज चलने की अनुमति न दी होती। जहां तक स्पेस टाइम संरचना का सवाल है, निंग के बचने का एकमात्र कारण ये था कि एपोकेलिप्स क्लास महल ने उसे संरचना के कुछ रहस्यों को समझने के लिए 1 घंटे का अतिरिक्त समय दिया था। नतीजतन उसने 18 हमले किए और उस संरचना को तोड़ दिया। पिछली 2 असफलताओं के बाद सिथे एक्सल्ट का खुद पर से भरोसा उठना शुरू हो गया था। हालांकि इस बार सब कुछ उनकी योजना के अनुसार सुचारू रूप से चल रहा था। इससे वह काफी खुश था। ये हमला परगेटरी में हुए पिछले 2 हमलों के कुल मिलाकर भी कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। एक्सल्ट बोवेनिया की आंखों में एक उम्मीद भरी नजर थी। आखिरकार हमारे पास 3 डाउगार्ड टावर्स हैं जो मिलकर उस पर हमलों की बौछार कर रहे हैं, और हमारे पास हेगेमन्स और सम्राटों का एक बड़ा समूह भी है जो उस पर पूरी ताकत से हमला कर रहा है। भले ही हम उसे सीधे तौर पर न मार पाएं, लेकिन हम उसे थकाकर मार सकते हैं। ब्लडफील्ड मेज फॉर्मेशन को भी भेजो, एक्सल्ट बोवेनिया ने आदेश दिया। समझ गया। उसके बगल में खड़े 2 सिथे वंशजों ने तुरंत ही आदेश को स्वीकार कर लिया। फिर अपने 52 हेगेमों के दस्ते को भी युद्ध में भेज दिया। सभी 18 मृत्यु सहायकों को भी अंदर आने दो, एक्सल्ट बोवेनिया ने आदेश दिया। थोड़ी देर बाद एक्सल्ट डाउलॉर्ड डार्कनॉर्थ डेथ अटेंडेंट्स के सामने पूरी तरह से असहाय है। वह बस अपनी गति पर भरोसा करके बच सकता है। वह जितना ज्यादा बच निकलता है, उसकी हरकतें उतनी ही अजीब होती जाती हैं। हम एस्ट्रल चेन फॉर्मेशन और दूसरी फॉर्मेशन से लगातार हमले कर रहे हैं, और उसे बचाव के लिए ज्यादा से ज्यादा तलवारबाजी का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। उसकी सच्ची आत्मा तेजी से टूटने लगी है। एक्सल्ट, हम निश्चित रूप से जीतेंगे। युद्ध में भाग ले रहे सिथे के सभी अवतार अत्यंत आश्वस्त थे। हा, मुझे पता था।
एक्सल्ट बोवेनिया ने अपने अंतिम आदेश जारी करने की तैयारी करते हुए एक हल्की सी हंसी निकाली, लेकिन फिर अचानक वह झिझक गया। उसने पूछा, हमारे कितने हेगेमोन और सम्राट पकड़े गए हैं या मारे गए हैं? एक काले वस्त्रधारी बुजुर्ग ने बताया, उनमें से लगभग 65 सैनिक या तो पकड़े गए या मारे गए। उनकी टुकड़ी पूरे युद्ध क्षेत्र पर नियंत्रण रखती थी, जिससे उन्हें पता चलता था कि उन्हें कितने लोग हताहत हुए हैं। काफी भारी। ये शब्द कहते हुए भी एक्सल्ट बोवेनिया मुस्कुराए बिना नहीं रह सके। अगर सारे हेगेमोन मर भी गए तो भी डाउलॉर्ड डार्कनॉर्थ को मारना सार्थक होगा। अभी तो बस 20% ही मरे हैं। हाँ, हमारे हताहतों की संख्या वाकई बहुत ज्यादा है, लेकिन डाउलॉर्ड डार्कनॉर्थ पूरी सिथे जाति के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अगर हम उसे मार सकें तो ये सब सार्थक होगा। हेगेमोन और सम्राट युद्ध करने की इच्छा से भरे हुए थे। उन्हें बहुत पहले से पता था कि यह एक विनाशकारी युद्ध होगा, लेकिन कम से कम स्थिति उनकी अपेक्षा से बेहतर थी। हालांकि अधिक से अधिक हेगेमोन और सम्राट मारे जा रहे थे। अगर ऐसा है तो आखिरी 2 फॉर्मेशन दस्तों को भी भेज दो। बाकी सभी हेगेमोन और सम्राट अपने अपने खजानों का इस्तेमाल मदद के लिए करो। डाउलॉर्ड डार्कनॉर्थ को किसी एक खास क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित न करने दो। एक्सल्ट बोवेनिया ने कहा। हाँ, तुरंत। बड़ी संख्या में हेगेमोन और सम्राट आगे बढ़े। इस अंतिम लहर में सम्राटों की एक बड़ी संख्या शामिल थी। उनकी संख्या 2000 से ज्यादा रही होगी। सच तो ये है कि 3 दावगार्ड टावरों द्वारा इस्तेमाल किए जा सकने वाले हेगेमोन की एक सीमा थी। ज्यादा से ज्यादा 800 हेगेमोन काफी थे। 2000 से ज्यादा हेगेमोन सिर्फ निंग की नजरों को धुंधला करने और उसका ध्यान भटकाने के लिए थे। आखिरकार निंग लगातार जवाबी हमला करेगा और इन हेगेमोन को या तो मार डालेगा या पकड़ लेगा। अगर वह दावगार्ड टावर के खजाने पर कब्जा करने वाले किसी व्यक्ति को मार भी देता तो उसका असर काफी ज्यादा होता, लेकिन अगर वह सिर्फ एक स्क्रीनर को ही मार पाता तो सिथे की युद्ध शक्ति पर इसका कोई असर नहीं पड़ता। बेशक भले ही ये सम्राट केवल एक स्क्रीनिंग बल थे, फिर भी उन्हें निंग को धीमा करने के लिए संरचनाएं और सिथे खजाने भी प्रदान किए गए थे। लगता है मैं कुछ हेगेमोन्स और सम्राटों की बलि देकर ही डाउलॉर्ड डार्कनॉर्थ से निपट लूंगा। एक्सल्ट बोवेनिया ने खुलकर मुस्कुराया। समय लगातार बीतता रहा, सेकंड दर सेकंड। हम पहले ही 90 से अधिक हेगेमोन और सम्राटों को खो चुके हैं। डाउलॉर्ड डार्कनॉर्थ ने अब तक 40 से अधिक बार अपनी तलवार कला का प्रयोग किया है। वह 30 और हेगेमोन और सम्राटों को पकड़ने में कामयाब रहा, लेकिन उनमें से ज्यादातर बेकार मोहरे थे। इससे हमारी युद्ध शक्ति पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। अब तक वह अपनी तलवारबाजी का 50 से ज्यादा बार इस्तेमाल कर चुका है। लड़ाई लगातार भयंकर होती गई। वह पहले ही 200 से ज्यादा हेगेमोन्स को बंदी बना चुका है और अब तक उसे अपनी तलवारबाजी का कम से कम 80 बार इस्तेमाल कर लेना चाहिए था। उसकी असली आत्मा बहुत तेजी से क्षीण हो रही है। अवतारों ने एक्सल्ट को विस्तृत युद्ध रिपोर्ट देना जारी रखा। आइसलैंड एस्ट्रल चेस से जुड़े 20 से ज्यादा हेगेमोन्स को पकड़ लिया गया है। ये संरचना नष्ट हो गई है। अचानक यह नई रिपोर्ट सामने आई। एस्ट्रल चेन संरचनाएं हल्की क्षति के बाद भी बनी रह सकती थीं, लेकिन एक निश्चित बिंदु पर वे फिर भी टूट जाती। लड़ते रहो, डाउलॉर्ड डार्कनॉर्थ ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएगा, एक्सल्ट बोवेनिया ने शांति से कहा। उसने अपनी तलवारबाजी कई बार इस्तेमाल की है। भले ही उसने ज्यादातर बार पूरी ताकत से इस्तेमाल न किया हो, फिर भी उसे बहुत थका देना चाहिए था। जैसे जैसे समय बीतता गया, 3 और प्रमुख संरचनाओं में सेंध लग गई। अब तक निंग ने 500 से ज्यादा हेगेमोन और सम्राटों को या तो मार डाला था या बंदी बना लिया था और अपनी तलवारबाजी का 180 से ज्यादा बार इस्तेमाल कर चुका था। लगभग एक्सल्ट बोवेनिया बेसब्री से इंतजार कर रहा था। हम जीतेंगे। हर वार डाउलॉर्ड डार्कनॉर्थ की काफी ऊर्जा खर्च करेगा, भले ही वार पूरी ताकत से न हो। उसकी गणना के अनुसार डाउलॉर्ड कुल मिलाकर लगभग 200 वार के बाद मर जाएगा। हमने 600 से ज्यादा हेगेमोन और सम्राटों को खो दिया है, जबकि वह अपनी तलवारबाजी का इस्तेमाल 200 से ज्यादा बार कर चुका है। हमारे पास अभी भी 2000 से ज्यादा लोग बचे हैं, लेकिन हमारे पास सिर्फ 3 फॉर्मेशन बचे हैं। डाउलॉर्ड डार्कनॉर्थ काफी चतुर है। वह उन हेगेमोन पर अपना ध्यान केंद्रित कर रहा है जो फॉर्मेशन पर नियंत्रण रखते हैं। कुछ भी छिपाना मत, एक्सल्ट बोवेनिया ने ठंडे स्वर में आदेश दिया। वह अभी किसी भी क्षण मर जाएगा, जबकि हमारे पास 2000 से ज्यादा हेगेमोन और सम्राट बचे हैं। हम उसे पूरी तरह थकाकर मार डालेंगे, लेकिन किसी वजह से जैसे जैसे वे सफलता के करीब पहुंच रहे थे, एक्सल्ट बोवेनिया को अचानक उतनी ही बेचैनी महसूस होने लगी। उसने अपना सिर हिलाया, उस बेचैनी को दबाते हुए और खुद को यकीन दिलाते हुए कि यह बेचैनी इसलिए हुई थी क्योंकि वह जीतना चाहता था। 700 से ज्यादा हेगेमोन और सम्राटों को पकड़ लिया गया है, जबकि हमारे पास सिर्फ 2 मुख्य संरचनाएं बची हैं। बाकी संरचनाएं महत्वपूर्ण नहीं है और सिर्फ असली संरचनाओं को छिपाने के लिए हैं। डाउलॉर्ड डार्कनॉर्थ अभी मरा नहीं है। 800 से ज्यादा लोग पकड़े जा चुके हैं। उसने 250 से ज्यादा बार अपनी तलवारबाजी का इस्तेमाल किया है, लेकिन वह अभी तक मरा नहीं है। हमारे पास सिर्फ एक ही मुख्य दल बचा है। वह अभी तक क्यों नहीं मरा? एक्सल्ट बोवेनिया की घबराहट और बेचैनी बढ़ती जा रही थी। अच्छा नहीं है एक्सल्ट। अचानक बचे हुए आधे अवतार पूरी तरह राख हो गए। उनमें से एक ने घबराकर कहा, एक्सल्ट हम काउंटर ट्रैप में फंस गए हैं। काउंटर ट्रैप्ड? एक्सल्ट पूरी तरह से हक्का बक्का रह गया। पुस्तक 42 अध्याय 6 एक शो प्रस्तुत करना। एक्सल्ट बोवेनिया का चेहरा तनावग्रस्त हो गया। उसने धीरे से खुद से पूछा, क्या वह सचमुच थक गया है या बस दिखावा कर रहा था? उसे कुछ शक होने लगा था। लड़ाई बहुत ही सहजता से आगे बढ़ रही थी, जिससे उसे अंदर ही अंदर एक बेचैनी सी महसूस हो रही थी।
हालांकि हर बार उसने खुद को यकीन दिलाया था कि वह बस जरूरत से ज्यादा सोच रहा था। बचे हुए हेगेमन्स को ये कहते हुए सुनकर कि वे काउंटर ट्रैप में फंस गए हैं, अनगिनत वर्षों के साहसिक कार्यों और युद्ध से प्रभावित बोवेनिया का अंतर्ज्ञान चीखकर कह रहा था कि इस लड़ाई में कुछ गंभीर गड़बड़ है। क्या आप सब फंस गए हैं? एक्सल्ट बोवेनिया ने पूछा। हम सब फंस गए हैं। ये पूरी जगह काले कोहरे से भरी है। मैं दूसरे हेगेमॉन और सम्राटों को नहीं देख पा रहा हूँ। हम भी फंस गए हैं। हम फंस गए हैं। हेगेमन्स और सम्राटों के विभिन्न अवतारों ने उन्मत्त होकर कहा, जिससे एक्सल्ट बोवेनिया को इस बारे में बेचैनी महसूस होने लगी। 100 अरब किलोमीटर के सीलबंद स्पेस टाइम सातत्य के भीतर निंग हवा में निश्चिंत और सहज खड़ा था। करोड़ों किलोमीटर दूर कुछ जादुई खजाने और संरचनाएं एक दूसरे सफेद वस्त्रधारी डाउलॉर्ड डार्कनॉर्थ पर लगातार हमले कर रही थीं। ये दूसरा डाउलॉर्ड डार्कनॉर्थ अपनी जल तलवार दाव, तूफान तलवार दाव और अन्य तकनीकों का इस्तेमाल करते हुए चकमा देने और बचने की पूरी कोशिश कर रहा था, जबकि उसकी सच्ची आत्मा टूटने के कगार पर थी। जो असली है वह झूठ है, जो झूठ है वह असली है। निंग ने धीरे से बुदबुदाया, इनमें से कोई भी हेगेमॉन मेरे इल्यूजन स्वॉर्ड दाव को नहीं देख पा रहा है। मैं उनके साथ आसानी से खेल सकता हूँ। जब से वह इस बंद सातत्य में फंसा था, उसकी उन्मादी लड़ाई और उसकी टूटती हुई सच्ची आत्मा सब उसके इल्यूजन स्वॉर्ड दाव द्वारा मिथ्या साबित हो गए थे। निंग का तलवार दाव क्षेत्र 1 अरब किलोमीटर तक फैला हुआ था। बस एक विचार से उसने इस पूरे क्षेत्र को एक मायावी क्षेत्र में बदल दिया। निंग की वर्तमान अंतर्दृष्टि के स्तर पर उसके क्षेत्र के मायावी प्राणियों ने चेतना, भावनाओं और बुद्धि का एक बुनियादी स्तर प्राप्त कर लिया था। यह एक बेहद भयावह अवधारणा थी। इसकी तुलना में इस क्षेत्र में युद्ध का दृश्य रचना बेहद आसान था। हेगेमॉन और सम्राट केवल वही देखते थे जो निंग उन्हें दिखाना चाहता था। अगर निंग अपने ओमेगा स्वॉर्ड दाव का इस्तेमाल करके एक ऑटोक बन पाता तो उसका मायावी क्षेत्र वास्तविकता को प्रकट करने के स्तर तक पहुंच जाता। तब तक उसके भ्रम सतह पर और अंदर दोनों जगह वास्तविक हो जाते। वह ब्रह्मांड के खजाने का भ्रम पैदा कर सकता था और वह एक असली ब्रह्मांड का खजाना बन जाता। अगर वह किसी विशेषज्ञ का भ्रम पैदा करता तो वे असली विशेषज्ञ बन जाते। लेकिन जाहिर है इसके लिए उसे लगातार बड़ी मात्रा में शक्ति का उपभोग करना पड़ता। अब भी उसके भ्रमों से उत्पन्न प्राणियों में बुद्धि, भावनाएं और चेतना थी। निंग की भ्रम तलवार दाव उसकी मारक तकनीकों में से एक बन गई थी। एक तानाशाह के खिलाफ लड़ाई में ये कुछ हद तक कारगर तो होती, लेकिन निर्णायक कारक नहीं होती। लेकिन साधारण आधिपत्य और सम्राटों के खिलाफ भ्रम तलवार दाव उनसे आसानी से खेल सकता था। हालांकि निंग को उन आधिपत्यों को पकड़ने और उनकी संरचनाओं को तोड़ने में समय लगा, इसलिए उसने और समय पाने के लिए लगातार प्रदर्शन किया। मास्टर, हमने पहले ही इस संरचना पर नियंत्रण कर लिया है, एजोरफिएंट के अवतार ने बताया। अच्छा, निंग ने प्रसन्नता से देखा, फिर हाथ हिलाया। 1 करोड़ किलोमीटर लंबा एक संरचना आधार अचानक उसके बगल में प्रकट हुआ। एजोरफाइंट का अवतार, गोलियों का आदर्श, लॉर्ड एनिहिलेशन, हेगेमॉन टिया और हेगेमॉन फ्लेमलेफ्ट मिलकर इस भव्य संरचना को नियंत्रित कर रहे थे, जो उन कई संरचनाओं में से एक थी जिन्हें निंग ने छीन लिया था। उसने अपनी टीम को उपलब्ध संरचनाओं में से एक चुनने और उसे चुनने की अनुमति दी थी जिसका वे उपयोग कर सकें। इस दल को इकट्ठा करो और इसका इस्तेमाल 100 अरब किलोमीटर के दायरे में सब कुछ घेरने के लिए करो। निंग ने तुरंत आदेश दिया, सबको फंसाओ, कोई भी भागने न पाए। ठीक है, इसे हम पर छोड़ दो। एजोरफिएंट, लॉर्ड एनिहिलेशन और बाकी सभी काफी उत्साहित थे। एक ही झटके में 2000 हेगेमॉन्स को पकड़ लेना, उन्होंने ऐसा पहले कभी नहीं किया था, नहीं देखा था। सभी उत्सुकता और घबराहट दोनों महसूस कर रहे थे। फुफ, मैं कुछ भी नहीं देख सकता। अंधेरे का कैसा भयानक घेरा है। मुझे दबा दिया गया है। मैं भी कुछ नहीं देख सकता। मैं इसका विरोध नहीं कर सकता। हम पूरी तरह से फंस गए हैं। हम भी फंस गए हैं। बचे हुए 2000 हेगेमॉन और सम्राट घबराने लगे थे, क्योंकि निंग पहले ही सबसे शक्तिशाली संरचनाओं से निपट चुका था। बचे हुए हेगेमॉन के पास बस एक ही शक्तिशाली संरचना बची थी, लेकिन वह एक आक्रमणकारी संरचना थी जो इस विशाल अंधकार संरचना को बिल्कुल भी प्रभावित नहीं कर सकती थी। जैसे ही अंधेरा फैला, लगभग 99% हेगेमॉन और सम्राट पूरी तरह से पंगु हो गए। बाकी बचे लोग अपने पास मौजूद खजानों की बदौलत थोड़ा बहुत लड़ पाए, लेकिन कुल मिलाकर सिर्फ 10 ही बचे थे। वे ज्यादा कुछ नहीं कर पाए। अब इसे खत्म करने का समय आ गया है। निंग तुरंत उन बचे हुए हेगेमॉन्स की ओर उड़ने लगा। उसका स्वॉर्ड दाव क्षेत्र तेजी से फैलकर उन्हें पूरी तरह से ढक गया, उन्हें पूरी तरह से दबा दिया और उनके लिए हिलना डुलना नामुमकिन कर दिया। बस एक विचार से निंग ने सभी हेगेमॉन्स को अपनी संपत्ति दुनिया में खींच लिया और उन्हें उसके अलग अलग हिस्सों में कैद कर दिया। फुश फुश फुश। जल्द ही सीलबंद सातत्य के भीतर के सभी हेगेमॉन और सम्राट दूर खींच लिए गए। शानदार डार्कनॉर्थ, मैंने कभी ऐसे नतीजे की कल्पना भी नहीं की थी। गोलियों का आदर्श अतुलनीय रूप से उत्साहित था, जबकि पास में मौजूद एजोरफिएंट, लॉर्ड एनिहिलेशन, टिया और फ्लेमलेफ्ट भी दंग रह गए थे। अब जब मैंने इतने बड़े काम में हिस्सा लिया है, तो मैं बिना किसी पछतावे के मर सकता हूँ। मुझे लगता है कि जब मैं अपने पुराने दोस्तों को इसके बारे में बताऊंगा, तो वे भी मुझ पर यकीन नहीं करेंगे। हेगेमॉन फ्लेमलेफ्ट ने सदमे से आह भरी। 2000 से ज्यादा हेगेमॉन और सम्राट। अजूरफिएंट ने भी आह भरी। निंग ने सिर हिलाया। सटीक तौर पर कहें तो 2800 से ज्यादा। हालांकि ये सब आपकी मदद की बदौलत ही संभव हुआ, वरना मैं उस फॉर्मेशन को अपने आप सक्रिय नहीं कर पाता। हमने बस उस संरचना का बहुत ही सरल तरीके से उपयोग किया और कुछ नहीं।
लॉर्ड एनिहिलेशन ने जल्दी से कहा, आखिरकार ये सब आपकी अलौकिक शक्ति की बदौलत था। लॉर्ड डार्कनॉर्थ, आपने सबसे बड़ी समस्याओं का समाधान किया जिससे हम बिखरे हुए अवशेषों को समेट पाए। मेरी चापलूसी करना बंद करो, निंग ने हंसते हुए कहा। आगे बढ़ो और मेरी संपत्ति की दुनिया में प्रवेश करो। ये पवित्र क्षेत्र में हमारी पहली लड़ाई थी। अभी जश्न मनाने के लिए बहुत जल्दी है। तुम्हारे साथ से, डाउ लॉर्ड, हम निश्चित रूप से जीवित बच निकलेंगे। लॉर्ड एनिहिलेशन ने अपनी चापलूसी जारी रखी। सावधान रहो, डार्कनॉर्थ। गोलियों के आदर्श ने उसकी ओर देखा। सीलबंद स्पेस टाइम सातत्य अब पूरी तरह से खाली हो गया था। 100 अरब किलोमीटर के इस क्षेत्र में केवल जी निंग ही बचा था। अब हमने जो भी किया वह कमाल का था। निंग अभी जो हुआ था उसके बारे में सोचकर मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। प्रदर्शन को यथासंभव वास्तविक बनाने के लिए उसने अपने कुछ सिथे खजानों का भी इस्तेमाल किया जिससे वे उसके लिए बनाए गए प्रहारों को झेल सकें और फिर नाटकीय ढंग से फट सकें। उसने वास्तव में उनका इस्तेमाल भी किया क्योंकि उसके तलवार दाव क्षेत्र की सीमा से बाहर उड़ने के बाद भी वे टुकड़े स्पष्ट रूप से असली ही थे। भ्रम, वास्तविकता। निंग अब दोनों को एक साथ मिलाने में एक पूर्ण ग्रैंडमास्टर था और इसलिए सभी हेगेमॉन और सम्राट उसकी मुट्ठी में आ गए। मैं पहले उनकी याददाश्त खंगालूंगा। उसने उनमें से ज्यादातर को जिंदा पकड़ लिया था, यहाँ तक कि उसने जिन कई असली सिथे को पकड़ा था उन्हें भी छोड़ दिया था, और वो भी सिर्फ उन 9 खास तकनीकों को ढूंढने के लिए। यह ऐसी चीज थी जिसका उसके बचने की संभावनाओं पर असर पड़ना तय था। उसने अपना हाथ हिलाया जिससे एक सच्चा सिथे हेगेमॉन उसके सामने प्रकट हो गया। डाउ लॉर्ड डार्कनॉर्थ। सिथे हेगेमॉन ने चौंक कर निंग को देखा, फिर उसने दांत पीसते हुए कहा, क्या चाहिए तुम्हें? निंग ने अपना मायावी तलवार दाव क्षेत्र कायम रखा। सिथे को ऐसा लग रहा था मानो निंग की असली आत्मा तेजी से क्षीण हो रही है। ऐसा लग रहा था मानो निंग मौत के बिल्कुल कगार पर है। क्या तुम जीना चाहते हो या मरना चाहते हो? निंग ने पूछा। जीना, मरना? सिथे हेगेमॉन स्तब्ध रह गया। अगर जिंदगी ही एक विकल्प होती तो मौत कौन चुनता? लेकिन जैसे ही वह हिचकिचाया, निंग ने चुपके से उसके मन को मायावी दायरे में खींच लिया जिससे उसकी आंखों में एक स्तब्धता सी उभर आई। फिर निंग इस सिथे हेगेमॉन की यादों में डूबने लगा। उसने कुछ भी न बताने की आजीवन शपथ भी ली थी। निंग का चेहरा तनावग्रस्त हो गया। सिथ लोग वाकई बहुत सतर्क हैं। यहाँ तक कि सच्चे सिथ लोगों को भी आजीवन शपथ लेने के लिए मजबूर किया गया था। वह 9 तकनीकों को खोजने में सक्षम नहीं था और इसलिए उसने अपना ध्यान हेगेमॉन की अन्य यादों की ओर लगाया और कुछ उपयोगी खोजने की आशा में उन्हें ध्यानपूर्वक देखा। सबसे चमकीले एल्डर हॉल में एक्सल्ट बोवेन्या चुपचाप अपने पैरों पर खड़ा था। उसके सेवकों के अवतार उसके बगल में थे। उनके सभी असली शरीर जीवित पकड़ लिए गए थे। जाहिर है वे पहली लड़ाई हार चुके थे। सभी हेगेमॉन और सम्राटों को पकड़ लिया गया था और उनमें से एक छोटा सा हिस्सा मारा गया था। उत्कृष्ट। उसके बगल में 2 आकृतियां प्रकट हुईं। ये हॉकफेंग और जॉनबैक के अवतार थे। ऐसे उच्च स्तरीय साधकों के लिए दिव्य शक्ति का उपयोग करके अवतारों को प्रकट करना काफी आसान था। जब तक अवतार अपने वास्तविक शरीरों के काफी करीब रहते तब तक उन्हें आसानी से बनाए रखा जा सकता था। हॉकफेंग और जॉनबैक के वास्तविक शरीर अन्य 2 एल्डर हॉलों में स्थित थे जो काफी करीब थे। परिणामस्वरूप उनके लिए यहाँ अवतारों को बनाए रखना आसान था। हालांकि दैवीय शक्ति से निर्मित सभी अवतार अत्यंत दुर्बल थे, अपने वास्तविक शरीरों की तुलना में नगण्य। इसके विपरीत अवतार भिन्न थे। अवतार शक्ति में वास्तविक शरीरों के करीब पहुंच सकते थे, कुछ तो 70% या 80% तक भी पहुंच सकते थे। हमें अब क्या करना चाहिए? जॉनबैक के अवतार ने पूछा। पुस्तक 42, अध्याय 7, दया। एक्सल्ट बोवेन्या ने निर्देश दिया, आगे बढ़ो और संरचनाओं को रद्द करो। समझ गया, हॉकफिंग ने कहा। जी निंग के चारों ओर स्पेस टाइम सातत्य को सील करने वाली संरचना उसके फ्लेमलैंड एल्डर हॉल के नियंत्रण में थी। सील किया गया सातत्य जल्दी ही बिखर गया जिससे दूर पवित्र पर्वतों के तल पर स्थित क्षेत्र सामान्य हो गया और उसके केंद्र में डाउ लॉर्ड डार्कनॉर्थ प्रकट हो गया। आहा, सिथे एक्सल्ट, क्या तुम्हारे पास कोई और तरकीब है? निंग ने पवित्र पर्वत की तलहटी से जोर से पुकारा। दूर से देखने पर ऐसा लग रहा था मानो उसकी सच्ची आत्मा बहुत तेजी से टूट रही है। उसकी सच्ची आत्मा इस हद तक टूट चुकी है कि वह मौत के कगार पर है। मैं हैरान हूँ कि वह कितना शांत है। जॉनबैक ने अपने एल्डर हॉल से नीचे पवित्र पर्वतों की तलहटी की ओर देखा, फिर एक गहरी सांस ली। वाकई प्रभावशाली। अगर मैं उसकी जगह होता तो शायद अब तक पूरी तरह पागल हो चुका होता। हॉकफेंग के अवतार ने सहमति जताई। एक्सल्ट बोवेन्या दूर से घूर रहा था, उसका माथा सिकुड़ गया था। क्या तुम्हें लगता है कि डाउ लॉर्ड डार्कनॉर्थ की असली आत्मा सचमुच इतनी तेजी से टूट रही है, या शायद यह एक धोखा है? एक धोखा? हेगेमॉन्स, हॉकफेंग और जॉनबैक के अवतार सभी आश्चर्य से उसे घूर रहे थे। वे सभी अंतर्दृष्टि के अविश्वसनीय उच्च स्तर पर पहुंच चुके थे। उन्हें धोखा देना लगभग असंभव था। हेगेमॉन्स और सम्राट बनने के बाद उन्हें ऐसा कभी नहीं मिला था। तुमने अभी तक पर्याप्त अनुभव नहीं किया है। जो कुछ तुम देखते हो, जो कुछ तुम महसूस करते हो, वह सब झूठ हो सकता है। यहाँ तक कि तुम्हारा अपना अंतर्ज्ञान भी धोखा खा सकता है। एक्सल्ट बोवेन्या ने दूर खड़े निंग की ओर देखा। हम पहली लड़ाई यूं ही हार गए। मुझे लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है। अगर डाउ लॉर्ड डार्कनॉर्थ भ्रम के दांव में बेहद कुशल होता तो वह ऐसा प्रदर्शन कर सकता था जिसे तुममें से कोई भी समझ नहीं पाता। एक शो, हॉकफेंग और जॉनबैक एक साथ बोले। दोनों चौंक गए। ये तो बस एक संभावना है। ये भी हो सकता है कि वह सचमुच मौत के कगार पर हो।
एक्सल्ट बोवेनिया ने आंखें सिकोड़ लीं। इन हेजेमोन्स और सम्राटों के विपरीत जब वह अपने कैउसवस में रहता था तो वह वास्तव में एक ऑटोक था और उसके विरोधी भी ऑटोक थे। दरअसल वह किसी ऐसे व्यक्ति से भी मिला था जो ऑटोक से भी ज्यादा शक्तिशाली था। वह कहीं ज्यादा अनुभवी था और जानता था कि ब्रह्म का दाव कितना भयानक हो सकता है। एक्सल्ट बोवेनिया ने शांति से कहा, मैं बस इतना कह रहा हूँ कि यह एक संभावना है। हमारी आगामी लड़ाइयों के दौरान आपको इससे सावधान रहना होगा। अब हमें क्या करना चाहिए? हॉकफेंग और जॉनबेक ने एक्सल्ट बोवेनिया की ओर देखा। हम क्या कर सकते हैं? अपने दावगार्ड टावर्स का इस्तेमाल करके उससे जितना हो सके उतना अच्छा लड़ेंगे, एक्सल्ट बोवेनिया ने कहा। उनके दावगार्ड टावर्स ने पहली ही लड़ाई में उनके लगभग सभी लंबी दूरी के आक्रामक खजाने इस्तेमाल कर लिए थे। एक्सल्ट बोवेनिया का लक्ष्य निंग पर पूरी ताकत से निशाना साधकर उसे पहली ही मुठभेड़ में नष्ट करना था। हालांकि वे वह महत्वपूर्ण लड़ाई पहले ही हार चुके थे। नतीजतन अब उनके पास बहुत कम संसाधन उपलब्ध थे। अब केवल दावगार्ड टावर्स ही बचे थे। धमाका! निंग अचानक आसमान में उड़ गया, फिर दूर एक पहाड़ की चोटी पर उतरा। फिर वह कमल मुद्रा में बैठ गया और एक तलवार दाव क्षेत्र स्थापित कर दिया जिसने उसे उस पार की दुनिया से पूरी तरह अलग कर दिया। 1 अरब किलोमीटर का क्षेत्र प्रकाश के एक धुंधले क्षेत्र में बदल गया जिससे एक्सल्ट बोवेनिया और अन्य लोग कुछ भी नहीं देख पा रहे थे। उसने फिर से प्रशिक्षण शुरू कर दिया है। वह मरने वाला है। वह अभी भी प्रशिक्षण ले रहा है। सभी, यहाँ तक कि एक्सल्ट बोवेनिया के भी, दिल दहल गए। जब निंग ने पहली बार पार्गेट्री में प्रवेश किया था तब उसने भी यही किया था। वह कमल मुद्रा में बैठ गया और तब तक ध्यान करता रहा जब तक कि उसे अपने पवन तलवार दाव में महारत हासिल नहीं हो गई। पहले किले को हराने के बाद उसने एक और लंबे प्रशिक्षण सत्र में प्रवेश किया जिसका समापन तूफान तलवार दाव में उसकी महारत के साथ हुआ। और स्पेस टाइम संरचना को तोड़ने के बाद उसने इल्यूजन तलवार दाव में महारत हासिल करने से पहले 100 से ज्यादा अराजकता चक्रों का प्रशिक्षण लिया था। हर बार जब निंग कोई लड़ाई खत्म करता तो वह एक प्रशिक्षण सत्र शुरू कर देता और हर बार प्रशिक्षण सत्र काफी लंबा होता। अब जब निंग ने पवित्र क्षेत्र में अपनी पहली बड़ी लड़ाई पूरी कर ली थी तो उसने फिर से प्रशिक्षण शुरू कर दिया। एक्सल्ट बोवेनिया और बाकी लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें क्या जवाब देना चाहिए। निंग पवित्र पर्वतों के नीचे एक शिखर पर कमल की मुद्रा में बैठे थे। उनकी तलवार दाव डोमेन ने इस शिखर को उनके आसपास की दुनिया से अलग कर दिया था। आगे बढ़ने का समय आ गया है। निंग ने एक और सिथे हेगेमॉन को बुलाया और अपनी यादों को पलटने लगा। समय बीतता गया। हर हेगेमॉन ने काफी समय लिया, 4 घंटे से लेकर 5 दिन तक। फुस! निंग ने एक सिथे वंशज को अपने सामने आने की इच्छा जताई। वह काफी सुंदर था लेकिन काफी दुबला पतला। निंग को देखते ही उसके चेहरे पर एक अजीब सा भाव आ गया। डाउ लॉर्ड डार्कनॉर्थ। फिर उसकी आंखों में एक पागलपन और घृणा भरी नजर आ गई। अच्छा नहीं। निंग को थोड़ा खतरा महसूस हुआ। वह जल्दी से पीछे हट गया और एक बड़ा सा आकाशीय खजाना निकालकर उसके सामने रख दिया। धमाका! दुबला पतला सम्राट अचानक फट गया जिससे एक भयानक शक्ति का विस्फोट हुआ जो बाहर की ओर फूट पड़ा। यह विस्फोट ब्लेसन शासक की शक्ति के बराबर था और सीधे निंग के सामने रखे सूक्ष्म खजाने पर जा गिरा। खजाना पीछे की ओर टूट गया और 10 लाख किलोमीटर से भी ज्यादा दूर उड़ गया, इससे पहले कि निंग उस पर फिर से नियंत्रण पा सके और उसे वापस ला सके। उसने असल में एक आखिरी हमला करने के लिए अपने साथ ले जा रहे खजाने को विस्फोट कर दिया। उसे पता था कि मुझे मारने की उसकी संभावना कम है, फिर भी वह अपनी जान देने को तैयार था। निंग ने अपना सिर हिलाया और धीरे से खुद से बुदबुदाया। उसने उस सिथे आदमी की आंखों में पागलपन भरी, नफरत भरी नजर साफ देखी थी। वह आदमी उसे सचमुच एक नफरत भरा दुश्मन समझता था। हालांकि निंग को उनसे कोई दुश्मनी नहीं थी। सच कहूं तो सिथे वंशज असल में इसी कैउसवस के मूल निवासी थे जो निंग की तरह ही यहीं जन्मे और पले बड़े थे। आधा महीना और बीत गया। निंग सिथे वंशजों को बुलाता रहा और उनकी यादों को ताज़ा करता रहा। इस दिन उसने एक महिला सम्राट को बुलाया। निंग को अपने सामने आते देखकर वह भी चौंक गई और फिर बिना किसी हिचकिचाहट के आत्मविस्फोट करने के लिए तैयार हो गई। ठहर जाओ। इस बार निंग ने ज्यादा निर्णायक ढंग से कदम उठाया। पहले वह अपने कैदियों की इच्छाशक्ति को झकझोरने के लिए उनसे थोड़ी बातचीत करता था। इस बार उसने तुरंत अपनी इल्यूशन तलवार दाव से तलवार इरादे की एक धार उसके शरीर में भेज दी। पागल महिला सम्राट की आंखों से पागलपन की झलक तुरंत गायब हो गई और उसकी जगह एक खोई हुई नजर ने ले ली। निंग ने अपना सिर हिलाया। उसका मूड खराब था। वह महिला सम्राट की यादों को खंगालने लगा। इस महिला को महारानी ग्रेसवोइड के नाम से जाना जाता था। उनकी साधना का मार्ग असफलताओं से भरा रहा था। वे मूलतः एक नश्वर चिकित्सक थीं, लेकिन कर्म के भाग्य ने उन्हें साधना पथ पर स्थापित कर दिया। उनका हृदय दया और परोपकार से भरा था और उन्होंने ताओवादी उपाधि ग्रेसवोइड इसलिए चुनी क्योंकि उनके कुल की औषधालय की दुकान का नाम ग्रेसवोइड हॉल था। साधना पथ पर आगे बढ़ने के साथ साथ परी ग्रेसवोइड या ताओवादी ग्रेसवोइड की उपाधि उनके साथ रही। वह सभी जीवों से प्रेम करती थी, यहाँ तक कि घास और पौधों से भी। उसका हृदय सभी के लिए प्रेम से भरा था, लेकिन सबसे ज्यादा उसे अपनी मातृभूमि से प्रेम था जहाँ वह जन्मी और पली बड़ी थी। हालांकि निंग के खिलाफ ये लड़ाई एक ऐसी लड़ाई थी जिसे टाला नहीं जा सकता था। एक पक्ष को तो मरना ही था। सिथे साधकों को अपना प्राणघातक शत्रु मानते थे और एक्सल्ट बोवेनिया ने स्वयं कहा था कि अगर वे हार भी गए तो भी यह आयाम उस साधक डाउलॉर्ड्स द्वारा नष्ट कर दिया जाएगा।
उसकी मातृभूमि पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी। महारानी ग्रेसवोइड इसे स्वीकार नहीं कर सकी, इसलिए उन्होंने शपथ ली कि वह डाउलॉर्ड डार्कनॉर्थ नामक इस राक्षस का वध करेगी। इसके लिए वह कोई भी कीमत चुकाने को तैयार थी। जितना ज्यादा प्यार उतनी ही गहरी नफरत, निंग ने आह भरी। अपने सारे खजाने सौंप दो, निंग ने कहा, और माया में फंसी महारानी ने आज्ञाकारी होकर अपने सारे खजाने सौंप दिए। निंग को खजानों की कोई परवाह नहीं थी, बेशक उसे चिंता थी कि महारानी एक बार फिर आत्महत्या करने की कोशिश करेगी। अब उठो, निंग ने धीरे से कहा। महारानी थोड़ा कांप उठी और उनकी चेतना में फिर से स्पष्टता आ गई। निंग को देखते ही वह एक बार फिर एक हताशा भरे हमले के लिए तैयार हो गईं। लेकिन तभी उन्हें एहसास हुआ कि उनके पास कोई खजाना है ही नहीं। अगर वह खुद को विस्फोट करने की कोशिश भी करती तो उससे होने वाला विस्फोट एक मामूली हेगेमॉन को भी खतरे में डालने के लिए पर्याप्त नहीं होता। इस भयानक डाउलॉर्ड की तो बात ही छोड़िए, मुझे देखकर तुम ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हो? निंग ने सिर हिलाया। पहले एक और सम्राट ने भी ऐसा ही करने की कोशिश की थी। मैं थोड़ा धीमा था और उसे बचा नहीं पाया। मगरमच्छ के आंसू बहाने की कोई जरूरत नहीं है, महारानी ने गुस्से से कहा। तुम किसान हमारे प्राणघातक दुश्मन हो। एक बार हम युद्ध हार गए तो हमारा घर ही खत्म हो जाएगा। मैं डाउलॉर्ड डार्कनॉर्थ अपने जीवन की शपथ लेता हूँ कि भले ही मैं पवित्र क्षेत्र में जीत हासिल कर लूँ, मैं यहाँ के 6 नश्वर क्षेत्रों में से किसी को भी नुकसान पहुँचाए बिना छोड़ दूंगा। निंग ने शपथ ली। महारानी दंग रह गईं। जीवन भर की शपथ को झूठा साबित करने का कोई तरीका नहीं था। मैं कभी तुम्हारी दुनिया को बर्बाद नहीं करना चाहता था, निंग ने कहा, और तुम असली सिथे भी नहीं हो। तकनीकी तौर पर कहूँ तो तुम मेरी ही जाति से हो। सिथे बाहरी लोग हैं, हम नहीं। हाँ, महारानी को विश्वास नहीं हुआ। नहीं, मैं सिथे वंश की हूँ, इसमें कोई शक नहीं, महारानी ने तर्क दिया। फिर भी तुम आंतरिक स्तर पर उनसे बिल्कुल अलग हो। क्या तुमने अभी तक ध्यान नहीं दिया? वे तुम्हें एक मोहरे से ज्यादा कुछ नहीं समझते। निंग को इन सिथे संतानों पर दया आ गई। वह महारानी ग्रेसवोइड और उस आदमी जिसने आत्मविस्फोट किया था, दोनों का बहुत सम्मान करता था। हालांकि वे सभी उसे मरवाना चाहते थे। पुस्तक 42 अध्याय 8 मृत्यु तक युद्ध। अलग। महारानी चुप हो गईं। एक शाश्वत महारानी होने के नाते वह मूर्ख नहीं थीं। उन्हें बहुत पहले ही एहसास हो गया था कि सिथे वंशजों और असली सिथे के बीच कुछ अंतर हैं। कई वर्षों के दौरान इस छिपे हुए आयाम के हेगेमॉन और सम्राट धीरे धीरे 2 मुख्य खेमों में बंट गए थे। पहले का नेतृत्व असली सिथे कर रहे थे, जबकि दूसरे का नेतृत्व सिथे वंशज कर रहे थे। वास्तव में कुछ सच्चे सिथे थे जो अपने वंशजों का तिरस्कार करते थे। एक्सल्ट बोवेनिया ने सुनिश्चित किया कि वे ज्यादा आगे न बढ़ें और संघर्ष न भड़के, लेकिन हर कोई तनाव महसूस कर सकता था। कुछ सिथे अपनी घृणा को छिपाने में कामयाब रहे, लेकिन ज्यादा ताकतवर वंशजों को अभी भी इसका एहसास था। इससे उनका गुस्सा और भी बढ़ गया और इसीलिए उन्होंने हॉकफेंग का पीछा करते हुए अपना अलग शिविर स्थापित कर लिया। हम दिव्य शक्ति और अमर ऊर्जा का प्रशिक्षण लेते हैं, लेकिन वे एक बिल्कुल अलग प्रकार की ऊर्जा का प्रशिक्षण लेते हैं, महारानी ने धीरे से कहा। हम दोनों हेगेमॉन हो सकते हैं, लेकिन हमारी सेना शक्ति में उनसे पूरी तरह आगे है। जब हम हमला करते हैं तो दाव की प्रबल शक्ति हमारे माध्यम से प्रवाहित होती है, लेकिन वे नाटकीय रूप से कमजोर हो जाते हैं और उनके पीछे दाव की शक्ति नहीं होती। हम वंशज ये सब बातें जानते हैं और हमें कई शंकाएं हैं, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि वे हमारे पूर्वज हैं। महारानी की आंखों में चिंता भरी नजर आई। उदाहरण के लिए हॉकफेंग, उसके पिता एक्सॉल्ट्स में से एक थे। हो सकता है कि हमारे उनसे कुछ झगड़े हों, लेकिन हम निश्चित रूप से उनके बच्चे और पोते पोतियां हैं। इसमें कोई शक नहीं, और इसलिए इसमें कोई शक नहीं कि हम सिथे हैं। गलत। निंग ने सिर हिलाया। दाव की शक्ति आदिम अराजकता की शक्ति से आती है, जो सर्वव्यापी है। वे इसके द्वारा अस्वीकृत हो चुके हैं, इसलिए वे दाव की शक्ति को बुलाने में असमर्थ हैं, और केवल सच्चे सिथे को ही अस्वीकृत किया जाएगा। लेकिन तुम हमारी अराजकता की दुनिया का हिस्सा हो, तुम उनसे बिल्कुल अलग तरह के जीव हो। इस लड़ाई में मुझे मानना पड़ेगा, तुम सिथे संतानें एक अजीब स्थिति में पड़ गए हो। निंग ने अपना सिर हिलाया। तुम सच में आजाद तभी होगे जब ये युद्ध खत्म होगा। महारानी को स्पष्ट सा एहसास हुआ कि डाउलॉर्ड डार्कनॉर्थ उनसे झूठ नहीं बोल रहा है। मैं समझती हूँ, बस यही उसका जवाब था। उसने आगे कुछ नहीं कहा। तो जाओ, निंग ने हाथ हिलाकर उसे वापस अपनी संपत्ति की दुनिया में भेज दिया। निंग लगातार हेगेमॉन्स और सम्राटों की यादों को खंगाल रहा था। किसी भी सच्चे सिथे ने आत्मविस्फोट की कोशिश नहीं की, क्योंकि वे सभी सच्चाई जानते थे। यह एक आक्रमण था, जबकि वे आक्रमणकारी थे और हार चुके थे। हालांकि उन्हें निंग के प्रति कुछ हद तक नाराजगी जरूर थी। वे इस बात से दुखी थे कि निंग यहाँ आया था और उनके शांत जीवन को भंग करके उन्हें एक बार फिर एक घातक युद्ध में उलझा दिया था। सिथे वंश के बारे में क्या? उनमें से लगभग 10% ने आत्मविस्फोट या किसी अन्य प्रकार के हमले का प्रयास किया। वे अपने घरों के लिए कुछ भी त्यागने को तैयार थे। नतीजतन निंग ने उन्हें बुलाते ही अपने भ्रमों से उन्हें तुरंत पकड़ लिया। फिर उनकी याददाश्त खंगालकर यह जानने की कोशिश की कि वे क्या करने वाले थे। इस तरह उन्हें निंग पर हमला करने का मौका ही नहीं मिला। बेचारे कमीने, जब तक ये युद्ध समाप्त नहीं हो जाता तब तक वे बड़ी ही अजीब स्थिति में रहेंगे। अगर वे साधकों के साथ जुड़ना भी चाहें, तो क्या साधक उन पर भरोसा कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। शक्तिशाली साधक सभ्यताओं को कुछ अतिरिक्त हेजमोन या सम्राटों की जरूरत नहीं थी।
वे शायद पहले उन्हें कहीं और नजरबंदी शिविरों में डाल देते ताकि वे आने वाले युद्ध में हिस्सा न ले सकें। एक बार जब हमारे कैओस्वर्स को एक नियंत्रक मिल जाएगा तो कोई और आक्रमणकारी नहीं रहेगा। तभी हमारा कैओस्वर्स इतना मजबूत और आत्मविश्वासी होगा कि सिथे वंशजों का स्वागत कर सके और उनकी चिंता न करे। हालांकि निंग के मन में उनके बारे में मिली जुली भावनाएं थीं, लेकिन उसके फैसलों पर उन भावनाओं का कोई असर नहीं पड़ेगा। वह जानता था कि यह सभ्यताओं के इस टकराव के परिणामस्वरूप आए कई दुखद कहानियों में से एक है। अगर वे ये युद्ध हार गए तो इस अराजकता लोक की सभी साधक सभ्यताएं नष्ट हो जाएंगी। यह एक सच्चा सर्वनाश होगा। इस प्रकार निंग सच्चे सिथे पर जरा भी दया नहीं दिखाएगा। उसने उनकी यादों को खंगालने के बाद लगभग सभी को मार डाला। केवल उन कुछ को छोड़ दिया जिन्हें निंग ने स्वभाव से बहुत दयालु समझा और जिन्हें उनकी इच्छा के विरुद्ध इस युद्ध में भाग लेने के लिए मजबूर किया गया था। 10 साल बाद इस दिन निंग ने आखिरकार उन 2800 से ज्यादा हेगेमॉन्स और सम्राटों की यादों की समीक्षा पूरी कर ली जिन्हें उसने बंदी बना लिया था। कुछ नहीं, निंग ने भौहें चढ़ाईं। उसे इस नतीजे की उम्मीद थी, लेकिन फिर भी वह काफी निराश था। जिन लोगों ने भी कभी 9 विशेष तकनीकें सीखी थीं, उन्हें जीवन भर की कस्में खाने पर मजबूर किया गया था कि वे इन्हें किसी और को नहीं सिखाएंगे। तकनीकों की समीक्षा करने का कोई तरीका ही नहीं था। शायद बोवेन्या को महिमामंडित करोगे। निंग खड़ा हुआ और दूर 3 चमकते दावगार्ड टावरों को घूरने लगा। मैंने जिन यादों को याद किया है उनके हिसाब से इस पूरे छिपे हुए आयाम का नियंत्रण उसी के पास होना चाहिए। लगता है कि उसका सिथे के गणों से कोई न कोई संबंध जरूर है, क्योंकि सिथे को आदेश उसी के जरिए भेजे जाते हैं। लेकिन सिथेलेंस का दिल तो बहुत पहले ही बंद कर दिया गया था। वे अब भी बाहरी दुनिया से कैसे जुड़े हुए हैं? निंग ने भौहें चढ़ाईं। डॉन युद्ध के दौरान ऑटोक्स ने अनगिनत साधकों को सिथे पर हमला करने और उसे हराने का आदेश दिया था। उन्होंने सिथेलेंस की बाहरी परिधि पर कब्जा कर लिया था और फिर हृदय भूमि क्षेत्रों को पूरी तरह से बंद कर दिया था। लेकिन ये छिपा हुआ आयाम न केवल ऑटोक्स इसे खोज नहीं पाए थे, बल्कि यह सिथे हृदय भूमि के संपर्क में भी था। मुझे आश्चर्य है कि सिथे के गढ़ में रहने वाले विशेषज्ञों के पास भागने का कोई रास्ता है या नहीं। निंग को थोड़ी चिंता होने लगी थी। संपर्क में रहना एक बात थी, लेकिन अगर सिथे सेना किसी तरह बिना किसी की नजर में आए निकल गई तो यह एक गंभीर समस्या होगी। युद्ध शुरू करने का समय आ गया है। निंग अपने पैरों पर खड़ा हुआ, फिर मुड़ा और दूर स्थित 3 दावगार्ड टावरों को घूरने लगा। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और तेजी से आकाश में दावगार्ड टावरों की ओर बढ़ गया। उसका तलवार दाव क्षेत्र लगातार फैल रहा था, जबकि उसे अपनी सच्ची आत्मा के अविश्वसनीय गति से ढहने का भ्रम बना रहा। वह बिल्कुल एक दावलॉर्ड जैसा लग रहा था जो मृत्यु के कगार पर था। वह आ रहा है। एकसल्ट, बोवेन्या और हॉकफेंग और जॉनबेक के अवतार इकट्ठे हुए। बाकी हेगेमॉन और सम्राट पीछे हट गए थे। अब इस युद्ध को अंजाम देना उन तीनों पर निर्भर था। बोवेन्या। निंग की आवाज पूरे आकाश में गूंज उठी जब वह सबसे पीछे स्थित दावगार्ड टावर की ओर उड़ रहा था। वह वास्तव में सीधे मेरे दावगार्ड टावर की ओर जा रहा है। एकसल्ट, बोवेन्या ने भौहें चढ़ाईं। एकसल्ट, हमें क्या करना चाहिए? हॉकफेंग और जॉनबेक दोनों ही काफी चिंतित थे। पहले उन्हें उम्मीद थी कि निंग पहले उनके एल्डर हॉल पर हमला करेगा। एल्डर हॉल सभी एकसल्ट क्लास दावगार्ड टावर थे और हर एक अनगिनत खतरों से भरा था। उन्हें उम्मीद थी कि निंग सचमुच उनके दावगार्ड टावरों पर हमला करेगा, लेकिन निंग ने उन्हें पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया था। ऐसा इसलिए था क्योंकि निंग को यह स्पष्ट रूप से पता चल गया था कि इस पूरे छिपे हुए आयाम के लिए केंद्रीय नियंत्रण तंत्र पीछे के एल्डर हॉल के भीतर स्थित थे। अगर वह सीधे मेरी तरफ बढ़ रहा है, एकसल्ट, बोवेन्या ने ठंडे स्वर में कहा, तो बस आगे बढ़ो और उसका ठीक से अभिवादन करो। हॉकफेंग, तुम पहले जाओ। अगर तुम नाकाम रहे तो जॉनबेक तुम्हारे पीछे आएगा। समझ गया, हॉकफेंग ने सम्मानपूर्वक कहा। चिंता मत करो। हालांकि मुझे शक है कि दावलॉर्ड डार्कनॉर्थ कमजोरी का नाटक कर रहा होगा, लेकिन एक दावलॉर्ड होने के नाते उसने शायद इतने लंबे समय तक प्रशिक्षण नहीं लिया होगा कि वह ब्रह्म के दाव में इतने ऊंचे स्तर तक पहुंच सके। अगर उसकी चोटें असली हैं तो वह मरने के कगार पर होगा। तुम्हारे लिए उसे मारना आसान होगा, एकसल्ट, बोवेन्या ने कहा। अब तक निंग पीछे स्थित दावगार्ड टावर के बहुत करीब पहुंच चुका था। अचानक एक गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई दी। 3 विशाल दावगार्ड टावर 3 अलग अलग पहाड़ों की चोटियों पर स्थित थे। उनमें से एक से अचानक विस्फोट की आवाज आई, जिससे धरती हिलने लगी और वह अपने नीचे के पहाड़ों से अलग होने लगी। क्या? निंग ने दूर स्थित दावगार्ड टावर की ओर मुड़कर देखा और हैरानी से देखा कि वह धीरे धीरे अपने नीचे के पहाड़ से अलग हो रहा है। दावगार्ड टावरों को खड़ा करना बहुत मुश्किल होता है। वे उस टावर की नींव ही उखाड़ने को तैयार थे। निर्माण के बाद दावगार्ड टावर बेहद स्थिर थे। दावगार्ड टावर बेहद शक्तिशाली थे, आंशिक रूप से उनमें मौजूद खजानों के कारण और साथ ही उनकी नींव को नियंत्रित करने वाली बेहद जटिल संरचनाओं के कारण भी। इन संरचनाओं के कारण वे पृथ्वी से बड़ी मात्रा में ऊर्जा खींच सकते थे, जिससे ये सुनिश्चित होता था कि दावगार्ड टावर अनिश्चित काल तक काम कर सके। जटिल संरचनाओं ने उन्हें एक अत्यंत विस्तृत क्षेत्र पर नियंत्रण बनाए रखने में भी मदद की, जिससे वह क्षेत्र उनके क्षेत्र का हिस्सा बन गया। पिछली लड़ाई में निंग को उस बंद स्पेस टाइम सातत्य में फंसाने के लिए उन्होंने जिस तकनीक का इस्तेमाल किया था वह उस नियंत्रण का एक उदाहरण मात्र था। हालांकि अब तीनों दावगार्ड टावरों ने अपने सभी लंबी दूरी के हमले पहले ही समाप्त कर दिए थे। उनके पास लड़ने के लिए टावरों का ही इस्तेमाल करने का एकमात्र विकल्प था।
जब स्थिति वाकई गंभीर हो या जब किसी टावर का मालिक मौत से लड़ने पर आमादा हो तो कुछ बेहद बेकाबू कदम उठाए जा सकते थे। उदाहरण के लिए, जब निंग ने गोलियों के आदर्श को बचाया था तो उस टावर के नियंत्रक ने उसके नीचे फंसे भयानक प्राणी को बाहर निकालने के लिए टावर को ही ढहने दिया था। हर एक दावगार्ड टावर एक शक्तिशाली सिथे विशेषज्ञ का गृहस्थल था। अगर उन्हें सचमुच कगार पर धकेल दिया जाता तो वे दावगार्ड टावर को नींव से अलग कर सकते थे, या तो भाग सकते थे या दुश्मन से अंत तक लड़ सकते थे। पुस्तक 42, अध्याय 9, द्वंद्व युद्ध हॉकफेंग। एक बार जब दावगार्ड टावर अपनी नींव से अलग हो जाएगा तो उसकी कई संरचनाएं अनुपयोगी हो जाएंगी और वह अपने अंदर और ऊर्जा नहीं खींच पाएगा। वह केवल उसी ऊर्जा का उपयोग कर पाएगा जो उसने अलग होने से पहले जमा कर ली थी। जी निंग ने मन ही मन सोचा, अपनी कई संरचनाओं को सहारा देने वाली नींव के बिना दावगार्ड टावर नाटकीय रूप से कमजोर हो जाएगा और युद्ध में ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएगा। और मुझे उस दावगार्ड टावर के अंदर जाने की भी जरूरत नहीं है। निंग आत्मविश्वास से लबरेज था। मैं ये लड़ाई जरूर जीतूंगा। पवित्र क्षेत्र के बाहर का उन्मादी युद्ध उसके लिए खतरनाक था क्योंकि 2800 हेजेमोन और सम्राट उस पर हमला कर रहे थे जिन्हें दावगार्ड टावरों से प्राप्त कई संरचनाओं और खजानों से बल मिला था। अगर निंग ने उनसे सीधे लड़ने का फैसला किया होता तो शायद वह उस युद्ध में मारा जाता। शुक्र है वह अपनी इल्यूशन स्वॉर्ड दाव पर भरोसा करके बिना ज्यादा ऊर्जा खर्च किए एक शानदार प्रदर्शन कर पाया। अब चीजें बहुत आसान हो जाती। उसे बस एक ही चीज की चिंता थी, वो था एक्सेल्ट बोवेनिया द्वारा नियंत्रित दावगार्ड टावर। बाकी दावगार्ड टावरों से निपटना तुलनात्मक रूप से आसान होगा। मुझे जितनी हो सके उतनी ऊर्जा बचानी होगी। निंग ने दूर से देखा कि दूर स्थित दावगार्ड टावर आकाश में उसकी ओर उड़ रहा था। मैंने जो यादें खोजी हैं उनके आधार पर ये दावगार्ड टावर फ्लेमलैंड एल्डर हॉल होना चाहिए जिसे हॉकफेंग नियंत्रित करता है। मैंने सुना है कि वह एक अविश्वसनीय रूप से प्रतिभाशाली व्यक्ति है जिसके पास एक ऑटोक बनने का मौका है। अपनी नींव से आजाद होकर फ्लेमलैंड एल्डर हॉल अपने आप हवा में उड़ने लगा। यह एक मौत की लड़ाई होने वाली थी, एक ऐसा युद्ध जिसमें कोई भी नहीं था। फ्लेमलैंड एल्डर हॉल के भीतर लगभग 400 हेगेमॉन और सम्राट थे। पूरे पवित्र क्षेत्र में कुल मिलाकर केवल लगभग 1200 हेगेमॉन और सम्राट बचे थे और वे हॉकफेंग, जॉनबैक और एक्सेल्ट बोवेनिया द्वारा नियंत्रित 3 दस्तों में बटे हुए थे। हॉकफेंग का अनुसरण करने वाले हेगेमन्स और सम्राट सभी सिथे वंशज थे। हॉकफेंग, डाउलॉर्ड डार्कनॉर्थ तो पहले ही मौत के कगार पर है। तुम्हें खुद लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। चलो हम चलते हैं, हम उसे मौत के घाट उतार देंगे, एक हृष्ट-पुष्ट अग्नि कवचधारी आदमी ने कहा। ठीक है हॉकफेंग, तुम्हें जिंदा रहना होगा। जब तक तुम जिंदा हो यहाँ के हेगेमॉन और सम्राटों की आने वाली पीढ़ियों के पास उनकी रक्षा करने और उनके जीवन को आसान बनाने के लिए कोई न कोई जरूर होगा। आइए हम इस लड़ाई में अग्रणी बने। एक बार जब हम उस राक्षस को मार देंगे तो ये संकट समाप्त हो जाएगा और हम सब निश्चिंत हो जाएंगे। हॉकफेंग चुप था। उसका दिल कई मिली जुली भावनाओं से भरा था। उसे डाउलॉर्ड डार्कनॉर्थ से ज्यादा नफरत नहीं थी क्योंकि उसने बहुत कुछ देखा था और बहुत कुछ जानता था। उसे सच्चाई बहुत पहले ही पता चल गई थी जब उसका अवतार डॉन वॉर के उस आखिरी युद्ध में अपने पिता के साथ गया था। क्या कोई रास्ता ही नहीं है? हॉकफेंग ने अपने साथियों की ओर देखा। वे सभी इसी आयाम के मूल निवासी थे। वे शक्तिशाली विशेषज्ञ थे जो इस क्षेत्र में जन्मे अनगिनत नश्वर साधकों के बीच से कठिन परिश्रम से उभरे थे। वह उन्हें अनगिनत युगों से जानता था और वे सभी प्रेम और स्नेह के गहरे बंधनों से एक दूसरे से जुड़े हुए थे। कोई रास्ता नहीं है। हम सबने बहुत पहले ही एक्सेल्ट बोवेनिया के प्रति वफादार रहने और उसकी आज्ञाओं का पालन करने की शपथ ली थी। अगर हम भाग गए तो हम सब मर जाएंगे, अपने दोस्तों और भाइयों की खातिर। डाउलॉर्ड डार्कनॉर्थ, मुझे लगता है कि उनकी जगह तुम्हें मरना होगा। हॉकफेंग की आंखों में ठंडी रोशनी चमक उठी। मेरे आदेश सुनो, हॉकफेंग ने जोर से पुकारा। सभी हेगेमॉन और सम्राट गंभीर हो गए और आभार व्यक्त करते हुए चिल्लाए, कुल 3 रागनोक संरचनाएं इकट्ठा करो। इन्हें नियंत्रित करने के लिए हमें कुल 192 सम्राटों की आवश्यकता होगी। हॉकफेंग ने अपनी नजरों से उस क्षेत्र को देखा, फिर हाथ हिलाया और अपनी अमर ऊर्जा को वहां मौजूद 192 आकृतियों की ओर उड़ा दिया। तुम्हें इन तीनों संरचनाओं को नियंत्रित करना होगा। जल्दी करो और नियंत्रण करो, समझा? बाकी सभी आक्रामक संरचनाओं पर ध्यान केंद्रित करें। हम बचे हुए हेगेमॉन्स को 6 दस्तों में बांट देंगे जो इन संरचनाओं को नियंत्रित करेंगे। हॉकफेंग ने बचे हुए हेगेमॉन्स को कई दस्तों में बांट दिया। उसके पास दावगार्ड टावर की संरचनाओं को पूरी तरह से नियंत्रित करने के लिए जरूरत से ज्यादा हेगेमॉन्स और सम्राट थे, इसलिए उसने उन्हें दूसरी संरचनाओं को नियंत्रित करने का काम सौंपा। हॉकफेंग, हमारे अवतारों के बारे में क्या? हमारे अवतार भी लड़ने में सक्षम होंगे, सिथे वंशजों ने जल्दी से कहा। हॉकफेंग ने ठंडे स्वर में उत्तर दिया, अपने अवतारों को अपनी इच्छानुसार तैनात करो, अपने सारे खजाने तैयार करो और हमारी अंतिम लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ। ठीक है, चलो चलें। हेगेमन्स और सम्राटों ने तुरंत संबंधित संरचनाओं पर नियंत्रण करना शुरू कर दिया। निंग का तलवार दाव क्षेत्र लगातार अपनी पहुंच में एक भ्रामक क्षेत्र बनाए हुए था। सिथे को ऐसा लग रहा था मानो निंग आसमान से उनकी ओर बढ़ रहा है, लेकिन असल में निंग अपने भ्रामक स्थान से 60 करोड़ किलोमीटर से भी ज्यादा दूर था। दावगार्ड टावर, अगर मैं अंदर जाने से इनकार कर दूं तो यह मेरा क्या बिगाड़ लेगा? निंग देखता रह गया जब वह 12 मंजिला टावर दूर से उसकी ओर तेजी से आ रहा था। ये दावगार्ड टावर अपनी शक्ति का एक भारी सा आभास दे रहा था और इसने निंग को खतरे का एक अस्पष्ट सा आभास दिया। ये लगातार निंग के असली स्थान के करीब आ रहा था जिससे उसकी भौहें तन गईं।
वह तुरंत पीछे हटने लगा, जितना हो सके उससे दूर जाने की कोशिश कर रहा था। हमला। ये ठंडी चीख काले वस्त्र पहने एक आदमी के होठों से निकली, जिसकी आंखें भयानक रूप से शांत थीं। वह दाउगार्ड टॉवर के प्रवेश द्वार पर खड़ा निंग को घूर रहा था। निंग को रास्ता तो दिख रहा था, लेकिन वह निश्चित रूप से उसमें घुसकर दाउगार्ड टॉवर में प्रवेश नहीं करने वाला था। हॉकफेंग। निंग ने तुरंत इस व्यक्ति को पहचान लिया। बंदी सम्राटों की यादों को खंगालते हुए वह हॉकफेंग से पहले भी कई बार मिल चुका था। गड़गड़ाहट। दाउगार्ड टॉवर की 9वीं मंजिल पर अचानक संरचना रेखाओं की एक श्रृंखला प्रकाशित हो गई, जिसके माध्यम से बड़ी मात्रा में बिजली प्रवाहित हो रही थी। फुसफुसाहट। विनाशकारी शक्ति से भरी एक आयामी लहर निंग की ओर बढ़ी, इतनी तेजी से आगे बढ़ी और इतने बड़े क्षेत्र को कवर किया कि वह लगभग तुरंत ही उसके सामने प्रकट हो गई। धिक्कार है, उन्होंने मुझे पूरी तरह से घेर लिया है। निंग ने ये देखकर भौहें चढ़ाईं। उसके भ्रम अभी भी सक्रिय थे, लेकिन उसके विरोधियों ने इतना बड़ा हमला किया था कि उसके तलवार दाव क्षेत्र की हर चीज पर हमला हो रहा था, जिसमें भ्रामक निंग और असली निंग दोनों शामिल थे। इतने बड़े क्षेत्र पर हुए हमले के सामने निंग कुछ नहीं कर सकता था। उसने तुरंत अपनी उत्तर धनुष तलवार निकाली और हवा को हल्के से चीरा, जिससे एक आयामी लहर फैल गई और उसे घेर लिया। वह इन आयामी लहरों का मुकाबला करने के लिए अपनी अंतरिक्ष तलवार दाव का इस्तेमाल करने वाला था। निंग एक आयामी बुलबुले में सुरक्षित रूप से स्थित था, जो उस सर्वव्यापी हमले का प्रतिरोध कर रहा था। निंग अच्छी तरह समझ सकता था कि कितनी शक्ति उस पर प्रहार कर रही थी, और उसने ये सुनिश्चित किया कि उसके बुलबुले में थोड़ी सी ज्यादा शक्ति हो। उसने अपने तलवार दाव क्षेत्र के साथ भ्रमों को भी बनाए रखा और मायावी निंग को अंतरिक्ष तलवार दाव से अवरुद्ध भी किया। हमला करो। फिर एक और आदेश गूंजा। इस बार दाउगार्ड टॉवर की 6ठी मंजिल से कृपाण प्रकाश की एक भयावह रूप से विशाल किरण निकली, जो पंखे के आकार में बाहर निकली। कृपाण प्रकाश का ये पंखा अनगिनत छोटी छोटी कृपाण प्रकाश की किरणों से बना था, जो घनीभूत रूप से एक साथ गुच्छित थीं। उनकी शक्ति अद्भुत थी, और उन्होंने एक विशाल क्षेत्र पर आक्रमण भी किया, जिसने पूरे स्वॉर्ड दाव क्षेत्र को पूरी तरह से घेर लिया और उसमें मौजूद हर चीज को बुरी तरह से तहस नहस कर दिया। निंग के पास अपनी तलवारबाजी से एक बार फिर बचाव करने के अलावा और कुछ नहीं था। खुशकिस्मती से इसमें ज्यादा ऊर्जा की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि ये गैर लक्षित क्षेत्र के हमले निंग के लिए काफी कम खतरनाक थे, क्योंकि क्षेत्र के भीतर हर व्यक्ति पर लगने वाला बल लक्षित हमले की तुलना में काफी कम था। ये शक्ति ब्लेसन रूलर के स्तर के बराबर ही थी, इसलिए निंग बिना ज्यादा मुश्किल के उसे रोक पाया। हमला। इस बार हमला दाउगार्ड टॉवर की 3री मंजिल से हुआ। यह अब तक का सबसे शक्तिशाली हमला था, जिससे सुनहरी लपटों की एक धारा फूट पड़ी, जिसने आसमान को ढक लिया और तलवार दाव क्षेत्र की हर चीज को भस्म कर दिया। क्या उन्हें पहले ही अंदाजा हो गया है कि मैं भ्रम का इस्तेमाल कर रहा हूँ? वरना वे सिर्फ इतने बड़े हमले क्यों करते? निंग ने भौहें चढ़ाईं। ये बड़े हमले उतने खतरनाक नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्होंने उसकी कुछ ऊर्जा ली। निंग चिंतित हुए बिना नहीं रह सका। रणनीति बदलने का समय आ गया है। एक्सल्ट बोवेनिया और जॉनबेक दूर से इस युद्ध को ध्यान से देख रहे थे। हॉकफेंग के लिए अपनी ईश्वर ज्ञान का उपयोग करके किसी अवतार से संपर्क बनाए रखते हुए मीनार को पूरी तरह से नियंत्रित करना असंभव था, इसलिए उसने उसे फिलहाल हटा दिया था। यहाँ केवल बोवेनिया और जॉनबेक के अवतार ही बचे थे। ध्यान से देखो, जॉनबेक। एक्सल्ट बोवेनिया ने दूर खड़े निंग को गौर से देखा। मुझे उम्मीद है कि हॉकफेंग ये लड़ाई जीत जाएगा, लेकिन अगर वह हार गया तो अगला नंबर तुम्हारा होगा। तुम यहाँ आए सबसे प्रभावशाली सिथे हिगिमन्स में से एक हो। मुझे ज्यादा परवाह नहीं कि बाकी लोग मर जाएं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि तुम बच जाओगे। चिंता मत करो, एक्सल्ट, जॉनबेक ने कहा। जॉनबेक इस पूरे छिपे हुए आयाम में एकमात्र हेगेमॉन था जिसके पास सचमुच एक उत्तम दाव हृदय था। वह खुद भी एक्सल्ट बनने के करीब था। सच्चे सिथे इस आयाम में केवल एक्सल्ट ही बन सकते थे, लेकिन उनके बच्चे ऑटोक बन सकते थे। यही कारण था कि सिथे ने हॉकफेंग पर इतना ध्यान दिया था। हालांकि अपने दिल में एक्सल्ट बोवेनिया अभी भी जॉनबेक के ज्यादा करीब महसूस करता था। वह खुद को रोक नहीं सका। दोनों ही सच्चे सिथे थे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि डाउलॉर्ड डार्कनॉर्थ सचमुच दिखावा करने में माहिर है या नहीं। हमें जल्द ही सच्चाई पता चल जाएगी। जॉनबेक दूर से घूर रहा था। अगर वह हॉकफेंग के फ्लेमलैंड एल्डर हॉल से इस तरह के व्यापक हमले को भी झेल सकता है, तो हम पूरी तरह से निश्चित हो सकते हैं कि उसकी चोटें एक झूठा दिखावा थीं। हाँ, अगर वह सचमुच मौत के कगार पर है, तो ये बेहद असंभव है कि वह हॉकफेंग के फ्लेमलैंड एल्डर हॉल को हरा पाएगा। एक्सल्ट बोवेनिया ने सहमति जताई। हॉकफेंग भी काफी बुद्धिमान है। जॉनबेक देखता रहा, फिर एक ठंडी मुस्कान बिखेरी। वह अपने दाउगार्ड टॉवर की बची हुई सारी शक्ति बार बार बड़े हमले करने में लगा रहा है। ये हमलों की 15वीं लहर थी। एक्सल्ट बोवेनिया चुपचाप देखता रहा। हॉकफेंग मर गया तो क्या हुआ? जॉनबेक भी मर गया तो क्या हुआ? उसे परवाह तो थी, पर उतनी नहीं। जब तक वह खुद बच गया और निंग को सफलतापूर्वक मार गिराया, तब तक वह खुश रहेगा। पुस्तक 42, अध्याय 10। पूरी तरह से थका हुआ सफेद वस्त्र पहने जी निंग लगातार हवा में ही चकमा देकर पीछे हट रहे थे, जबकि फ्लेमलैंड एल्डर हॉल लगातार उन पर उन्मत्त हमले कर रहा था। गड़गड़ाहट। फ्लेमलैंड एल्डर हॉल ने स्वर्ण अग्नि की विशाल धाराओं, कृपाण प्रकाश के विशाल पंखों और विशाल आयामी तरंगों का उपयोग करते हुए लगातार हमले शुरू कर दिए। इन व्यापक क्षेत्र व्यापी हमलों के अलावा उन्होंने निंग पर कई एकल लक्ष्य हमले भी किए। ये एकल लक्ष्य हमले अधिक केंद्रित थे और परिणामस्वरूप वे अधिक शक्तिशाली थे। हम पहले ही कुल 15 व्यापक हमले कर चुके हैं और अपनी अन्य संरचनाओं के साथ भी हमलों की 19 लहरें शुरू कर चुके हैं। वह अभी भी कैसे लड़ पा रहा है?
फ्लेमलैंड एल्डर हॉल के भीतर संरचनाओं पर नियंत्रण रखने वाले हेगेमन्स चिंतित होने लगे थे। उसकी असली आत्मा अब और भी तेजी से टूट रही है। शायद वह जल्द ही मर जाएगा। वह इतना शक्तिशाली है कि वह किसी भी अन्य डाउनलॉर्ड से कहीं आगे है। उसकी सच्ची आत्मा भी शायद उससे कहीं ज्यादा शक्तिशाली है, जिससे वह लंबे समय तक जीवित रह सकता है। चलो उसे एक और धमाका देते हैं। वह अब किसी भी क्षण मर जाएगा। हॉकफेंग के निर्देशन में फ्लेमलैंड एल्डर हॉल में हेगेमन्स और सम्राटों ने एक और भयंकर लहर हमला किया, जबकि निंग ने पीछे हटना जारी रखा और जितना हो सके अवरोधन किया। समय बीतता जा रहा था। हॉकफेंग देख रहा था कि निंग की असली आत्मा कितनी तेजी से टूट रही थी। उसकी हालत साफ तौर पर बदतर होती जा रही थी। कोई भी साधारण डाउनलॉर्ड कब का मर गया होता। हालांकि निंग किसी तरह लड़ता रहा। समय बीतता गया। निंग उस इलाके में दौड़ता रहा, अवरोध डालता रहा और बचाव करता रहा। ऐसा लग रहा था मानो वह मरने की कगार पर है, लेकिन वह मरना ही नहीं चाहता था। अब तक फायरलैंड एल्डर हॉल ने अपनी अधिकांश ऊर्जा खर्च कर दी थी। ये सब भ्रम है, हॉकफेंग ने अचानक ठंडे स्वर में कहा। उसके चेहरे पर एक जमी हुई सी झलक थी। एक भ्रम। उसके बगल में खड़े सम्राटों के अवतार सभी स्तब्ध रह गए। चूंकि युद्ध उनकी अपेक्षा से कहीं अधिक समय तक चला था, इसलिए उनकी बेचैनी भी बढ़ती जा रही थी। लेकिन वे ये तो समझ ही गए थे कि सफेद वस्त्रधारी डाउनलॉर्ड की असली आत्मा तेजी से क्षीण होती जा रही थी। ऐसा लग रहा था कि वे इस डाउनलॉर्ड डार्कनॉर्थ को मारने के अपने कार्य में सफलता के बहुत करीब थे। वे सचमुच यह मानने को तैयार नहीं थे कि यह सब एक भ्रम था। हॉकफेंग ने दांत पीस लिए। हमारे शुरू करने से पहले ही वह मौत के मुंह में पहुंच चुका था। अब तक फ्लेमलैंड एल्डर हॉल ने हमारी आधी से ज्यादा ऊर्जा खर्च कर दी है, फिर भी वह किसी तरह लड़ाई जारी रख पा रहा है। वह तो बस एक डाउनलॉर्ड है। उसकी असली आत्मा कितनी मजबूत हो सकती है। फिर हम हेगेमन्स और सम्राट सभी घबरा गए। तो ये सचमुच एक भ्रम है। एक्सल्ट बोवेनिया दूर से देख रहा था। वह इस अराजकता लोक में अनंत ओमेगा दाव में महारत हासिल करने वाला पहला डाउनलॉर्ड है। उसे सचमुच कम नहीं आंका जा सकता। फिर भी हालांकि मुझे पता था कि उसकी तलवारबाजी शक्तिशाली है, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि उसके भ्रम भी इतने अद्भुत होंगे। मुझे भी उसके भ्रमों में कोई कमी नजर नहीं आती। एक्सल्ट बोवेनिया बिल्कुल शांत रहा। वह बहुत लंबे समय से जीवित था और सिथे केओसवस इस जगह से कहीं ज्यादा उन्नत था। उसकी मातृभूमि में ऐसे कई लोग थे जो ओमेगा दाव के जरिए शाश्वत सम्राट बन चुके थे। इस प्रकार एक्सल्ट बोवेनिया निंग की शक्ति और क्षमताओं का सटीक आकलन कर पाया। हालांकि उसे लगा कि चूंकि निंग एक दावलॉर्ड था जिसने दावमच को विफल कर दिया था, इसलिए उसे अपने प्राथमिक दाव के अलावा अन्य क्षेत्रों में भी कमजोर होना चाहिए था, क्योंकि वह ज्यादा समय तक जीवित नहीं रहा था। अब ऐसा लग रहा था कि दावलॉर्ड डार्कनॉर्थ भ्रम की कला में अविश्वसनीय ऊंचाइयों पर पहुंच गया था। तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? एक्सल्ट जॉनबैक ने भौहें चढ़ाईं। हमारी मूल योजना का पालन करो, एक्सल्ट बोवेनिया ने कहा। मैं तुम्हें अपना सारा खजाना दे दूंगा। हॉकफेंग इस लड़ाई को किसी भी तरह नहीं जीत सकता। उसके फ्लेमलैंड एल्डर हॉल की ऊर्जा जल्द ही खत्म हो जाएगी और एक बार ऐसा हुआ तो वह उड़ भी नहीं पाएगा। ये लड़ाई तुम्हारे हाथ में होगी। समझ गया। जॉनबैक ने सिर हिलाया। कितना अफसोस है। एक्सल्ट बोवेनिया ने दूर तक देखा। हमारे अनगिनत वंशज रहे हैं, लेकिन हॉकफेंग इस अराजकता लोक में अब तक पैदा हुए सबसे प्रतिभाशाली वंशजों में से एक था। उसके पास एक तानाशाह बनने का अच्छा मौका था। अगर वह सफल होता तो उसका दर्जा मेरे से कहीं ज्यादा ऊंचा हो जाता। दुर्भाग्य से उसका दाव हृदय दोषपूर्ण था और वह उसे कभी भी पूर्ण नहीं कर पाया। एक ऑटोक बनने के लिए एक परिपूर्ण दाव हृदय की आवश्यकता होती है। अनंत ओमेगा दाव में महारत हासिल करने के लिए भी यही आवश्यक है। वह शायद यहीं मर जाएगा। एक्सल्ट बोवेनिया ने आह भरी। एक बार फ्लेमलैंड एल्डर हॉल की शक्ति समाप्त हो जाने के बाद ये डाउनलॉर्ड डार्कनॉर्थ के लिए बिल्कुल भी खतरा नहीं रहेगा, जो हॉकफेंग को आसानी से पकड़ सकेगा। एक्सल्ट बोवेनिया भी अपने दावगार्ड टॉवर के समर्थन के बिना निंग से सीधे युद्ध करने की हिम्मत नहीं कर पाएगा। तलवार दाव क्षेत्र के भीतर यहाँ मात्र 30 मीटर लंबा एक चमकता हुआ किला था, जिसके भीतर निंग और अजूरफाइंड का अवतार विराजमान था। अजूरफाइंड का अवतार उस किले में अमर ऊर्जा डाल रहा था, जिससे वह सक्रिय रहता था। निंग एक मेज के सामने एक तरफ बैठा था, जिस पर शराब की एक कुप्पी और एक प्याला रखा था। बीच बीच में वह शराब का प्याला उठाकर एक घूंट लेता। उसे बस तलवार दाव डोमन के भीतर भ्रमों को बनाए रखने पर थोड़ा ध्यान देना था, जिससे भ्रामक निंग का प्रदर्शन और भी विश्वसनीय हो गया। एकल लक्ष्य वाले हमले शक्तिशाली और केंद्रित थे, और इस एक्सल्ट क्लास दावगार्ड टॉवर से निकलने वाले हमले ताकत में ऑटोक स्तर के हमलों के करीब थे। हालांकि वे सभी भ्रामक निंग पर प्रहार करते थे, असली निंग को जरा भी नुकसान पहुंचाए बिना। जहां तक बड़े पैमाने पर हमलों की बात है, उन्होंने अपनी ताकत को एक बेहद विस्तृत क्षेत्र में फैला दिया था, जिससे उनसे बचाव करना काफी आसान हो गया था। हालांकि निंग ऐसा करने को तैयार नहीं था और उसने सिथे का एक खजाना लूट लिया। ये याद रखना जरूरी है कि पिछली लड़ाई में निंग ने 2800 से ज्यादा हेजेमोन्स और सम्राटों को बंदी बना लिया था। वे अपने साथ कई तरह के खजाने ले गए थे और यह कहा जा सकता है कि इस छिपे हुए आयाम में कुल सिथे खजानों का लगभग 80% से ज्यादा हिस्सा उनके पास था। अब ये सारे खजाने निंग के थे। असल में 10 से ज्यादा चीजें ब्लैकसन के स्तर की थीं। निंग ने उनमें से एक को निकाला और एजोरफाइंड के अवतार से उसे बांधने दिया, फिर हमलों से बचाव के लिए उसका इस्तेमाल किया। निंग ने इस किले को इसकी मजबूती और रक्षात्मक शक्ति के लिए चुना था। ये बड़े हमलों से आसानी से बचाव कर सकता था। ये किला ब्लैकसन के स्तर का था और इसकी रक्षा क्षमता विशिष्ट थी।
ब्लेसन शासक के बराबर के इस तरह के हमले इसकी मोटी दीवारों को भेदने में पूरी तरह असमर्थ थे। वे बस एजोरफियंट की शक्ति को नष्ट कर देते थे। वापस जाओ। निंग ने युद्ध को आगे बढ़ते हुए देखा और अपने तलवार दाव डोमेन को तेजी से पीछे हटने और तितर बितर करने का कारण बना। गुरु, आप हमें पीछे हटने को क्यों कह रहे हैं? एजोरफाइंट के अवतार ने पूछा। इन सिथे के हमले बेहद शक्तिशाली हैं, लेकिन बड़े हमले तो महल की वजह से रुक रहे हैं। हमें पीछे क्यों हटना चाहिए? यहीं पर तुम गलत हो। निंग हंसा। युद्ध सिर्फ हमला करने और बचाव करने जितना आसान नहीं होता। आपको झड़पों से आगे बढ़कर युद्ध की प्रकृति को भी समझना होगा। फ्लेमलैंड एल्डर हॉल के खिलाफ इस लड़ाई में हमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर हमें पर्याप्त समय दिया जाए तो उनकी ऊर्जा खत्म हो जाएगी और हम जीत जाएंगे। निंग की नजर महल की दीवारों के पार गई, जिससे उसे फ्लेमलैंड एल्डर हॉल दिखाई दिया, जो उनका पीछा और हमला जारी रखे हुए था। एक बार जब वे अपनी नींव से आजाद हो गए तो उनके पास पीछे हटने का कोई मौका नहीं बचा। उनके पास एकमात्र विकल्प था कि वे अपनी सारी शक्ति को एक अंतिम हताश हमले में झोंक दें। निंग ने समझाया, तो हम उनसे लड़ें ही क्यों? मैं बस भागता रहूंगा जबकि वे पीछा करते रहेंगे। हवा में उड़ने के लिए भी इसी दावगार्ड टावर की ऊर्जा की जरूरत होती है। निंग ने उन्हें लगातार पीछे हटने के लिए एक और अनकहा कारण बताया था। वह ये था कि वह बाकी दो एल्डर हॉल से जितना हो सके दूर रहना चाहता था। इस तरह एक बार जब वह फ्लेमलैंड एल्डर हॉल के सभी हेजमोन और सम्राटों को पकड़ लेता तो वह बिना किसी परेशानी के उनकी यादों को याद कर पाता। अगर वह बाकी दो एल्डर हॉल के बहुत करीब होता तो वे शायद उस पर हमला कर देते और उसे परेशान कर देते। अगर वह और दूर रहता तो उनके लिए उसे परेशान करना मुश्किल हो जाता। विनाशकारी शक्ति के विस्फोट लगातार गूंजते रहे और निंग भागते हुए भी लड़ता रहा। बीच बीच में ऑटोक स्तर की सुनहरी रोशनी की एक किरण फूट पड़ती, जो धरती को चीरती हुई और जमीन में अथाह गहरी सुरंगें खोदती। 10 अरब किलोमीटर तक फैले इन व्यापक हमलों से ज्यादातर हेगेमोन भी दहल जाते थे। कोई भी अन्य साधक इस तरह की लड़ाई में बहुत पहले ही नष्ट हो गया होता। केवल ऑटोक और निंग ही इससे निपटने के लिए सुसज्जित थे। फ्लेमलैंड एल्डर हॉल की सारी शक्ति लगभग समाप्त हो चुकी है। अब बस उड़ते रहने के लिए ही पर्याप्त है। हॉकफेंग ने ये शब्द कहकर दांत पीस लिए। उसकी आवाज पूरे एल्डर हॉल में गूंज उठी और अंदर मौजूद हर सम्राट और हेगेमोन उसे सुन रहा था। हम ये लड़ाई हार चुके हैं। अब हमारे पास बस एक आखिरी हमला ही बचा है। हॉकफेंग के दिल में दर्द और दुख था, क्योंकि वह जानता था कि इस आखिरी हमले का नतीजा उसके साथियों को अपनी जान गंवानी पड़ेगी। कृषक से थे। हॉकफेंग को यकीन नहीं था कि वह असल में किसका है, लेकिन वह जानता था कि जिन लोगों की उसे सबसे ज्यादा परवाह है वे उसके साथी सिथे के दूसरे वंशज हैं। और फिर भी सिर्फ उसकी परवाह किसी काम की नहीं थी। वह एक्सल्ट बोवेनिया के आदेशों की अवहेलना नहीं कर सकता था। हर एक हेगेमोन और सम्राट ने बहुत पहले ही एक्सल्ट बोवेनिया की आज्ञा मानने की शपथ ले ली थी। अंतिम आरोप, हमला करो, मरते हुए भी चलो डाउलॉर्ड डार्कनॉर्थ की शक्ति का और अधिक उपयोग करें। उसे थका दो, उसे मार दो और हम अपने वतन में उम्मीद की किरण जगाएंगे। एक बार हम मर गए तो सब कुछ बेकार हो जाएगा। मारना, हॉकफेंग, तुम पीछे रहो। जब तक तुम जिंदा हो दूसरों का भी एक नेता होगा। हेगेमोन और सम्राट फ्लेमलैंड एल्डर हॉल से बाहर निकलने लगे और निंग की ओर प्रकाश की लकीरों की तरह बढ़ते हुए हॉकफेंग को युद्ध में शामिल होने से रोकने की कोशिश करने लगे।